हाय ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। सो इन द टुमारो सेशन हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 19 तक वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। एंड जिसने नहीं किया अभी भी प्रैक्टिस, दे कैन स्टिल डू द प्रैक्टिस। वैसे मैंने कल क्लास में टाइमर लगाया था एंड टाइमर के साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी की थी क्वेश्चंस करने की। चलिए आज आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड वही उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, ईओक्यू एंड स्टॉक लेवल के बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं आज। और आज मैं आपको कैरिंग कॉस्ट के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। यहाँ पर ये मैंने होमवर्क के लिए दिया था। आई हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 फॉर होमवर्क। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 20 करवा देता हूँ, देन मैं क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 आपको चेक करवा दूंगा कि आपका कैसा क्या करना था उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले 20th क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि फ्यूजीटेक लिमिटेड जो है वो मॉनिटर्स मैन्युफैक्चर करता है पीसी के लिए। ये कुछ डिटेल्स हमें दे रखी है रिगार्डिंगली। एंड यहाँ पर हमें कह रहा है कि यू हैव टू कंप्यूट ईओक्यू। आपको क्या कह रहा है, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको निकालनी है। ठीक है, और पहले तो आपसे ईओक्यू ही मांग रहे हैं, तो हम ईओक्यू निकालने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए पहले हम वो सारी चीजें देख लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए होती है, बिल्कुल ऑर्डरिंग कॉस्ट दे हैव गिवन। कैरिंग कॉस्ट हमें परसेंटेज में दे रखी है, तो हम परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द परचेज प्राइस। परचेज प्राइस इज 3500, तो हम 20% ऑफ 3500 ले लेंगे, वी विल गेट द कैरिंग कॉस्ट। ओके, अब हमारे पास एनुअल डिमांड इस क्वेश्चन में मेरे को दिख नहीं रहा कहाँ दे रखी है एनुअल डिमांड रॉ मटेरियल की। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू नॉर्मल कंजम्पशन पर डे इनटू में नंबर ऑफ डेज से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एंड हमें नॉर्मल यूसेज किस में दे रखा है, वीक्स में दे रखी है। तो एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे 425 को 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। यस, 425 into 52 we will get that. Ordering cost is given directly in the question. Carrying cost per unit per annum 20% of 3500, आपका आंसर आ गया 700 rupees per unit. Clear? अब EOQ का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 into annual demand into ordering cost per order divided by carrying cost per unit per annum, you will get EOQ. I hope that is clear. Okay. अब यहाँ पर हमसे आगे कह रहा है, if the supplier is willing to supply quarterly, so number of orders will become 4. यहाँ हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4 हो जाएंगे अगर क्वार्टरली वो सप्लाई कर रहा है तो 5500 यूनिट्स। सो यहाँ पर इसने क्वांटिटी पर ऑर्डर भी हमें दे दिया है एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, सो ही विल गिव 5% का डिस्काउंट। तो क्या ये वर्थ होगा एक्सेप्ट करना? सो हमें देखना है वर्थ होगा एक्सेप्ट करना, सो वी विल कंपेयर इट विद ईओक्यू। जब मैं कंपेयर कर लूंगा विद ईओक्यू आई विल मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि हाँ ये वर्थ है या फिर ये वर्थ नहीं है। सो देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं। चलिए, सो डिसीजन ऑफ डिस्काउंट एट 5%, हम ईओक्यू और क्वार्टरली डिस्काउंट दोनों को कंपेयर करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे, हमें सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए होगी एंड कैरिंग कॉस्ट चाहिए होगी, और यहाँ मेरे को मटेरियल कॉस्ट भी चाहिए होगी। मटेरियल कॉस्ट में क्यों ले रहा हूँ आप अब तक तो समझ आ ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस डिस्काउंट का सवाल है। अगर प्राइस डिस्काउंट होगा तभी तो मटेरियल कॉस्ट हम कंसिडर करते हैं, तो इसलिए मैं मटेरियल कॉस्ट भी कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ मेरे को जल्दी से। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज द फॉर्मूला, एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए फॉर्मूला इज एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। एनुअल डिमांड तो सेम ही होगी दोनों की, जी हमने लिख दी। देन क्वांटिटी पर ऑर्डर, सो ईओक्यू की क्वांटिटी पर ऑर्डर इज 251। यस, और हमें इसकी गिवन है, अगर आप देख सकते हो 5500 यूनिट्स हमें गिवन है क्वांटिटी पर ऑर्डर, सो आई विल टेक 5500। यस, सो इसको डिवाइड करके यू विल गेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज हाईलाइट ध्यान से देखनी है कि इस वाले में नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे 4.02 आएंगे अगर मैं डिवाइड करूंगा। अगर आप कैलकुलेटर लेते हैं और उससे डिवाइड करते हैं 22,100 डिवाइडेड बाय 5,500, यू विल गेट 4.02। आपका 4.02 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमसे ऊपर कह रहा था कि ये सप्लाई कर रहा है, अगर कंपनी विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली मतलब 4 ऑर्डर्स होने चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्डर शुड बी 4 ना, इंस्टेड ऑफ 4.02। सो यहाँ पर आप इस वाले नोट को ध्यान से पढ़िए, देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन। यस, देयर इज समथिंग मिस्टेक इन द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू क्वार्टरली ऑर्डरिंग क्वांटिटी। क्वार्टरली ऑर्डरिंग क्वांटिटी के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखी है, जो मैं कल आपको कह रहा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया था, क्योंकि देयर इज सर्टेन मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग जो उन्होंने क्वार्टरली ऑर्डर क्वांटिटी की बात कर रखी है। अगर आप 5500 पर क्वार्टर मंगवाते हो तो उस हिसाब से तो 22,000 यूनिट्स आप परचेज करोगे, तो आपकी एनुअल डिमांड तो 22,000 होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंगली, लेकिन आपकी एनुअल डिमांड इज 22,100 ना, it's not 22,000 units. So however annual demand 22,100 units, इसलिए आपको
नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4.02 कंसीडर करके, पूरे क्वेश्चन में 4.02 कंसीडर करके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर 4.02 लिया। चलिए, तो इस चीज पे आप स्टार लगा दीजिए कि 4.02 आपको कंसीडर करना है। अच्छा, आप कहेंगे कि यहाँ पर आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4 ले लेते हैं एंड अपनी क्वांटिटी पर ऑर्डर चेंज कर लेते, क्वांटिटी पर ऑर्डर निकाल लेते। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पर इसने डायरेक्टली हमें क्वांटिटी पर ऑर्डर तो डायरेक्टली नंबर में ही बता रखा है ना, मतलब यू डू नॉट नीड टू इंटरप्रेट एनीथिंग। तो इसलिए मैंने इस चीज को तो रेलेवेंट समझा, इस चीज को मैंने मिस्टेक कंसीडर कर लिया। आप पेपर में अगर वाइस वर्सा करके आएंगे तो एग्जामिनर आपका गलत भी कर सकता है, इसलिए जो चीज उसने साफ साफ बिल्कुल क्लियरली उसने मेंशन कर रखे क्वांटिटी पर ऑर्डर, तो आप वो क्वांटिटी पर ऑर्डर क्लियर वाला ही लेंगे, ठीक है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज डायरेक्टली गिवन, सो यहाँ से मेरे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? क्वांटिटी पर ऑर्डर को 2 से डिवाइड करके वी विल गेट द एवरेज इन्वेंट्री। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकलेंगे? 20% ऑफ द प्राइस, तो 20% ऑफ 3500 एंड 20% ऑफ 3325 कैसे? क्योंकि परचेज प्राइस इज 3500 एंड वी विल गिव द प्राइस डिस्काउंट ऑफ 5%, तो 3500 माइनस 5% यू विल गेट 3525। यस, सो इसमें से हमने 5% का क्वांटिटी डिस्काउंट लेस किया, सो हमारे इस तरीके से 3325 आएगा। नाउ यहाँ से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द टोटल कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट निकालना है तो एनुअल डिमांड हमारे इज दिस एनुअल डिमांड इनटू में परचेज प्राइस ये रहा 3500 एंड 3325। मटेरियल कॉस्ट आ गया, तीनों को ऐड कर दिया, वी विल गेट द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अच्छा, अब मेरे को बताना है यहाँ पर क्या वो वर्थ था, क्वेश्चन में से पूछ रहा था क्या वो वर्थ है एक्सेप्ट करना। सो कंपनी को गो अहेड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस्ट कम आ रही है क्वांटिटी डिस्काउंट के केस में, तो कंपनी शुड गो अहेड विद क्वांटिटी डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट कम आ रही है। क्लियर? सो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया है पूरा सॉल्व। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमसे मांग रहे हैं रीऑर्डर लेवल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आरओएल? आरओएल का फॉर्मूला बताओ, कल 2 फॉर्मूले पढ़े थे, पहला वाला फॉर्मूला बताओ मेरे को। हाँ जी, पहला फॉर्मूला इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू में मैक्सिमम लीड टाइम। सो मैक्सिमम यूसेज कितनी है हमारे पास गिवन है 710 एंड मैक्सिमम लीड टाइम कितना दे रखा है इस 5 वीक्स। अच्छा, सेम यूनिट ऑफ टाइम है बिल्कुल, ये भी वीक्स में है वो भी वीक्स में दे रखा है बिल्कुल, तो 710 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 5, यू विल गेट द आंसर। सो देख सकते हो आप 710 into 5 वीक्स यू विल गेट आरओएल। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट। मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक मांग रहे हैं हमसे, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक? आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस, हाँ जी, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, हमने आरओएल निकाल लिया है, आरओक्यू इज द इकोनॉमिक ईओक्यू, तो हमने ईओक्यू भी हमारे पास है, आरओएल भी हमने निकाल लिया सेकंड पॉइंट में, ठीक है। ये दोनों चीजें आ गई। माइनस करते हैं मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम कंजम्पशन हमें दे रखी है 49 एंड मिनिमम लीड टाइम हमें 3 दे रखा है। सो यू जस्ट नीड टू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल ही है, आपने सारी चीजें फॉर्मूले के अंदर पुट की एंड आपका आंसर निकल के आ गया 3654। दैट्स योर मैक्सिमम लेवल। एंड आपसे क्वेश्चन में नेक्स्ट मिनिमम लेवल मांग रहे हैं, तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला इज आरओएल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। आपके पास आरओएल है। अच्छा, नॉर्मल कंजम्पशन कैसे निकालूंगा? नॉर्मल कंजम्पशन में सिंपली निकाल सकता हूँ, मेरे पास मैक्सिमम कंजम्पशन एंड मिनिमम कंजम्पशन है, सो आई विल डू 710 प्लस 49 डिवाइड बाय 2, आई विल गेट द नॉर्मल यूसेज। अच्छा, नॉर्मल यूसेज इज डायरेक्टली गिवन, तो मैं वही का वही लूंगा एंड मेरे को नॉर्मल लीड टाइम निकालना है, तो 3 प्लस 5 बाय 2 यू विल गेट 4 वीक्स एज योर नॉर्मल लीड टाइम। आपने जस्ट वही चीज फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया एंड यू आपका आंसर आ गया, ठीक है। So this is your question number 20. Okay. Question number 21 I have given you as a homework. Let's see कि कितना का सही होता है। I hope आप सबने ट्राई जरूर किया होगा 21 and 22 क्वेश्चन करने का without looking the answer. That's the main point. Okay. So question number 21 में हमसे क्या कह रहा है? प्रीमिक्स लिमिटेड जो है वो एक प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट पी। वो एनुअली 60,000 यूनिट्स मटेरियल रेक्स की यूज करते हैं। तो व्हाट इज मटेरियल रेक्स? मटेरियल रेक्स इज रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल की इतनी यूनिट्स यूज करती है, तो रॉ मटेरियल की हमें एनुअल डिमांड इज डायरेक्टली गिवन। सो एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल विल बी 60,000 यूनिट्स। क्लियर? कॉस्टिंग है 10 रुपीज पर यूनिट, मतलब दिस इज द परचेज प्राइस, ठीक है। अदर रेलेवेंट कॉस्ट हमें दे रखी है, हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट इज गिवन, कैरिंग कॉस्ट हमें 15% दे रखे है, तो 15% ऑफ द परचेज प्राइस, तो 15% ऑफ परचेज प्राइस इज 10 रुपीज। सो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीजें आ गई एंड तीनों चीजें आ गई, तो हमें ईओक्यू का सिंपल फॉर्मूला लगा के वी विल सॉल्व। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर ना? आपने फर्स्ट पॉइंट किया होगा, आपका आंसर आया होगा 8000 यूनिट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे मांग रहे हैं आरओएल। आरओएल का मेरे को फॉर्मूला बताइए। आरओएल का फॉर्मूला इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ओके, सो मैक्सिमम कंजम्पशन मेरे को निकालनी है। अब यहाँ कह रहा है कंपनी 300 डेज काम करती है पूरे साल में,
सो अब यहाँ पर मेरे को कुछ मैक्सिमम यूसेज के नाम से कुछ चीज नहीं दे रखी, तो आई विल गेट, मैं एक दिन की यूसेज निकाल लूंगा, दैट विल बी माय मैक्सिमम, मिनिमम एंड नॉर्मल यूसेज। हमने कल किया था इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। सो एक दिन का कैसे निकालेंगे, आपके पूरे साल का है 60,000 यूनिट्स, तो 60,000 को डिवाइड कर देंगे विद द नंबर ऑफ डेज, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 300 यू विल गेट 1 डे का यूसेज। तो आप देख सकते हो 60,000 डिवाइडेड बाय 300, आपके पास इतनी यूसेज आ गई एक दिन की, तो आपके पास कंजम्पशन पर डे निकल के आ गया। So that's your maximum, minimum and normal consumption. So it is assumed that maximum consumption, minimum consumption and normal consumption तीनों की तीनों हमारी 200 यूनिट्स पर डे ही है। ओके चलिए, और अपना रीऑर्डर पीरियड दे रखा है 10 डेज का, तो आई विल एज्यूम कि नॉर्मल, मैक्सिमम, मिनिमम तीनों ही मेरा रीऑर्डर पीरियड इज 10 डेज। सो दैट्स माय सिंपल वे। तो मेरे पास सारी चीजें आ गई हैं, रीऑर्डर पीरियड मेरे को दे रखा है। सो द फॉर्मूला in order to get the reorder level is maximum consumption into maximum lead time, okay, plus safety stock they had added. So देखते हैं क्वेश्चन में हमें सेफ्टी स्टॉक दे रखा था, यस डेफिनेटली हमें सेफ्टी स्टॉक दे रखा था, और सेफ्टी स्टॉक यू कैन सी दिस इज गिवन इन यूनिट्स। सो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली 600 ऐड कर देंगे, आपको कोई रीऑर्डर पीरियड से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। सो आप देख सकते हो बिल्कुल इसने 600 डायरेक्टली ऐड कर दिया है एंड हमारा रीऑर्डर लेवल मिल गया है। प्लीज रिमेंबर कि रीऑर्डर पीरियड का फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला चेंज हो जाता है अगर सेफ्टी स्टॉक होता है, यू विल हैव टू ऐड द सेफ्टी स्टॉक इन द फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट हमसे मांग रहा है इज द एवरेज स्टॉक लेवल। अच्छा फॉर्मूला बताओ मेरे को एवरेज स्टॉक लेवल का। एवरेज स्टॉक लेवल फॉर्मूला इज, क्या होता है एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला, जल्दी से मेरे को बताइए। एवरेज स्टॉक लेवल इज मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2, दैट्स द फॉर्मूला। सबसे पहले तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना पड़ेगा, फिर मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना पड़ेगा, और फिर उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यही चीज करनी है हमें। तो सबसे पहले चलो मैक्सिमम लेवल निकालते हैं। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला इज आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। आरओएल हमने निकाला हुआ है, आरओक्यू भी हमारा ईओक्यू हो गया, वो चीज हमने निकाली हुई है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन। सो हमारी मिनिमम कंजम्पशन मैंने बताया था, जो कंजम्पशन पर डे है, दैट्स कंजम्पशन इज योर मिनिमम, मैक्सिमम एंड नॉर्मल, तीनों की तीनों वही की वही रहेगी। एंड मिनिमम लीड टाइम, जो आपका रीऑर्डर पीरियड 10 दिन का था, वही आपका मैक्सिमम, मिनिमम एंड नॉर्मल लीड टाइम, तीनों ही वही है। सो जस्ट फॉर्मूले में पुट करके वी विल गेट द आंसर। एंड आपसे मिनिमम लेवल पूछ रहा है, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला बताओ। हाँ जी, आरओएल का सेकंड वाला फॉर्मूला याद आ रहा है ना, उसको हमने उधर उधर लेके गए थे, इस तरीके से हमारा मिनिमम लेवल का फॉर्मूला आया था। क्या फॉर्मूला बन गया था, आरओएल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। सो वही इधर हमने पुट किया, आरओएल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम, एंड हमारा यहाँ से मिनिमम लेवल आ गया। अच्छा एवरेज लेवल निकालना आपको, एवरेज लेवल का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, जस्ट पुट द थिंग्स एंड यू विल गेट द एवरेज लेवल की आपकी यूनिट्स आ गई। ओके सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर एवरेज लेवल निकालने का इज मिनिमम लेवल प्लस आरओक्यू बाय 2, दैट्स द सेकंड फॉर्मूला ना। और मैंने हमेशा बता रखा है कि आप एवरेज लेवल दोनों फॉर्मूले से पेपर में निकाल के आएंगे। सो मिनिमम लेवल हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, आरओक्यू इज योर ईओक्यू, सो आपने ईओक्यू की यूनिट्स लिखी, डिवाइड बाय 2 किया, एंड आपका एवरेज लेवल का फॉर्मूला आंसर आ गया। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे, ये भी मैंने एज अ होमवर्क आपको ट्राई करने के लिए दिया था। चलिए देखते हैं ये आपने कैसा किया, ठीक किया या नहीं। श्रेयानाथ कंपनी जो है वो 75,000 वेव्स पर ईयर इस्तेमाल कर रही है, पर ईयर मतलब दिस इज पर एनम। सो पर एनम इन्होंने पूरा दे रखा है हमें, 75,000 यूनिट्स एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन एंड द यूसेज इज फेयरली कांस्टेंट एट 6250 पर मंथ। यूसेज 6250 पर मंथ है, मतलब मेरे को पर मंथ की यूसेज इसने निकाल के दे रखी है। When bought in quantities, वेल्व की कॉस्ट है 1.5 per unit. So this is your purchase price. Carrying cost is estimated as, तो carrying cost कितनी बता रहा है, 20% of average inventory investment. तो 20% of 1.5 will be your carrying cost. देखो तो carrying cost is 20% of 1.5, 0.3 per unit will be your carrying cost per unit. Okay, per annum. Yeah. The cost to place an order, मतलब ordering cost is 18 rupees. So this is the thing हमने मिल गया। It takes 45 days to receive the order. So 45 days लगते हैं order को receive होने में from the date, मतलब this is your lead time basically, तो 45 days will be your lead time. And the safety stock is 3250 whales is desired. So safety stock की भी हमें directly units दे रखी हैं, तो ROL का formula change हो जाएगा। Clear? नाउ आपसे क्वेश्चन में सबसे पहले डिमांड कर रहा है मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको निकालनी है, एंड सेकंड आपसे फ्रीक्वेंसी मांग रहे हैं ऑर्डर्स की। सो फ्रीक्वेंटली भी हमने निकाल रखा है, इसका भी फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द ईओक्यू, आपको याद होगा बिल्कुल, पहला क्वेश्चन इनफैक्ट उसमें भी हमने निकालना सीखा था। तो ये सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डायरेक्टली पुट ऑल दीज थिंग्स इन द ईओक्यू फॉर्मूला एंड यू विल गेट 3000 एज अ ईओक्यू यूनिट्स। क्लियर? नाउ आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का फॉर्मूला इज
आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है ऑर्डर की, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स निकालने का फॉर्मूला इज नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स. नंबर ऑफ डेज इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन में मेरे को नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं? नहीं, मेरे को कहीं नहीं दिख रहा कि मेरे को 360 डेज इज गिवन इन द क्वेश्चन, कहीं नहीं दिख रहा मेरे को. तो आपने अगर 365 डेज एज्यूम करके लिया है, आप भी बिल्कुल ठीक हो. अगर किसी ने 360 डेज एज्यूम करके लिया है, वो भी बिल्कुल ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का फॉर्मूला इज एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर. सो आपने जस्ट डायरेक्टली थिंग्स पुट की, क्वांटिटी पर ऑर्डर इज योर ईओक्यू. आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए एंड आपने यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर निकाल लिया 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स. अगर किसी ने 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स लिखा है, या यू आर ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, क्योंकि और लेकिन आप नोट जरूर डाल देना कि आपने ऐसे ऐसे assume किया. इट इज assumed दैट देयर इज 360 days in the year. If someone has assumed 360 and if someone has assumed 365, so he will also have to mention that note. It's all right. चलिए, आगे हमसे मांग रहा है ऑर्डर पॉइंट. ऑर्डर पॉइंट बेसिकली इज योर व्हेन यू मेड द फ्रेश ऑर्डर. जब आप फ्रेश ऑर्डर मेड करेंगे, एंड फ्रेश ऑर्डर कब मेड करते हैं? एट द ROL, री ऑर्डर लेवल पे हम फ्रेश ऑर्डर में टेक्स प्लेस करते हैं. तो आप देख सकते हो ROL निकालना है. ROL फॉर्मूला इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, बिकॉज यहाँ पे हमें सेफ्टी स्टॉक भी गिवन था क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, अब आपके पास मैक्सिमम मतलब आपके पास मैक्सिमम यूसेज तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा. यहाँ पर इसने फेयरली मेरे को कांस्टेंट कह रखा है 6 to पर मंथ. मेरा फेयरली कांस्टेंट इस्तेमाल होता है 6 to 50 दैट्स पर मंथ इज माय फेयरली कांस्टेंट. तो मैं उसे ऐसा कंज्यूम नहीं कर सकता कि भाई ये मेरी कंजम्पशन है. यू कैन नॉट एज्यूम दैट ना, आप उस चीज को एज्यूम नहीं कर सकते. तो हम अपना नॉर्मल वाले फॉर्मूले से ही चलेंगे. हम कंजम्पशन पर डे निकाल लेंगे. तो कंजम्पशन पर डे हमें निकालना है. सो कंजम्पशन पर डे मैं कैसे निकाल लूंगा? हाँ जी, पूरी एनुअल डिमांड कितनी है मेरे पास? 75,000 यूनिट्स है. उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा विद द नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ डेज इज 360. यू विल गेट कंजम्पशन पर डे. अच्छा, लीड टाइम मेरे को बताओ, क्वेश्चन में गिवन था बिल्कुल 45 डेज. सेफ्टी स्टॉक की तो बिल्कुल डायरेक्टली यूनिट्स गिवन थी आपको. आपका फॉर्मूला ROL के अंदर पुट करिए एंड यू विल गेट 12,625 as your reorder level. I hope everyone gets the clear answer. Next, the most economic order quantity आपको निकालनी है. अगर वेल्व की कॉस्ट 4.5 हो इंस्टेड ऑफ 1.5, मतलब ये जो परचेज प्राइस है ना, ये 1.5 की जगह आपका 4.5 होना चाहिए. तो बिल्कुल चेंज होगा, कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी ना, परचेज प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो 20% ऑफ 4.5 लेंगे इंस्टेड ऑफ 20% ऑफ 1.5. तो आप देख सकते हो 20% ऑफ 4.5 इन्होंने अब लिया है. तो इस बेसिस पे आपका 0.9 आएगा. बाकी सारी चीजें विल बी द कांस्टेंट थिंग्स ना, बस आपका कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगा और इसके बेसिस पे आपका ईओक्यू भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, आई होप सबके आंसर्स ठीक आए होंगे. अगर नहीं आए हैं तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बाय मोर एंड मोर प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली आ जाएंगे. आप फर्स्ट टाइम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम कॉस्टिंग पढ़ने में कई बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं. ये मेरे साथ भी होता था, कई बार मेरे से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे. तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जस्ट अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए, रेगुलर पढ़िए एंड रेगुलर अंडरस्टैंडिंग से अगर आप प्रैक्टिस जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अगर आप रेगुलरली अगर सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली वन डे यू विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और जिसका सही आ रहा है बहुत बढ़िया बात है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 या क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं. अर्नव उद्योग. अच्छा, ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे आप स्टार लगा लीजिए. जो मैं स्टार मार्क क्वेश्चंस करवाता हूँ ना, आई विल अगेन मैं एक लिस्ट भी दे दूंगा आपको जो भी स्टार मार्क क्वेश्चन है, लेकिन मैं क्लास में भी स्टार करवा ही देता हूँ. ये स्टार मार्क क्वेश्चंस है. तो स्टार मार्क क्वेश्चंस ना, मतलब जो आपका एग्जामिनेशन होगा वन डे से पहले आपको ये स्टार मार्क क्वेश्चन तो सारे पढ़ के ही जाने हैं. ठीक है, सो दैट्स द फंडा ऑफ अवर स्टार. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं. आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट. आपको हर एक लाइन का मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. अर्नव उद्योग एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर है. वो प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट एक्स यूजिंग द 2 रॉ मटेरियल. अच्छा, अब यहाँ 2 रॉ मटेरियल यूज हुआ है. या आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जहां पर हमारे 2 रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते थे. याद आए वो 2 क्वेश्चंस? ठीक है, तो 2 रॉ मटेरियल यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं in the ratio of 3:2. तो 3:2 is the ratio in which they are using up. Material A is perishable in nature. अच्छा, what do you mean by perishable? Perishable का मतलब क्या होता है? This perishable मतलब, perishable का मतलब ऐसी चीज होती है जो आपकी
जल्दी खराब हो जाती है, जिसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। मतलब जैसे जो आपके ब्रेड्स होते हैं, ब्रेड होता है, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो वो जल्दी से पेरिशेबल कर जाता है। सिमिलरली फ्रूट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दे हैव अ वेरी शॉर्ट शेल्फ लाइफ। ठीक है, तो मटेरियल है वो पेरिशेबल है नेचर में। और कह रहा है कि अगर इसे 5 दिन में हमने इस्तेमाल नहीं किया ना, 5 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल नहीं किया ना खरीदने से, जब मैंने खरीदा उसके 5 दिन के अंदर अंदर अगर मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया, तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, तो वो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका कोई यूसेज नहीं रहेगा 5 दिन के बाद। जबकि मटेरियल बी जो है वो ड्यूरेबल है नेचर में, मतलब मैं उसे बहुत लंबे समय तक यूज कर सकता हूँ। दैट्स वन। जैसे फर्नीचर हो गया आपके घर का, दैट वन इज ड्यूरेबल इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड इवन आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद भी यूज कर सकता हूँ। द कंपनी हैज एस्टिमेट अ सेल्स वॉल्यूम ऑफ 30,000 kg फॉर अ मंथ ऑफ जुलाई 2016। कंपनी ने ये एस्टिमेट किया है कि जो सेल्स वॉल्यूम है ना वो 30,000 पर केजी है जुलाई के महीने में, इतनी सेल होगी, इतने केजीज हमारा माल बिक जाएगा। एंड एक्सपेक्ट दैट द ट्रेंड विल कंटिन्यू फॉर एंटायर ईयर, इस तरह का ट्रेंड पूरे साल चलता रहेगा। द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज 5:3। जो इनपुट और आउटपुट की रेशियो है ना वो 5:3 है। ठीक है, द परचेज प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल ए, मतलब दिस इज द परचेज प्राइस गिवन इन द क्वेश्चन। परचेज प्राइस मटेरियल ए का 15 है, बी का 22 है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब यहाँ कोई टैक्स को कंसिडरेशन में नहीं लिया गया। मटेरियल ए कैन बी परचेज फ्रॉम अ लोकल मार्केट विद इन 1 to 2 days पीरियड। मटेरियल ए तो हम लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं एक दो दिन के अंदर अंदर। ऑन द अदर हैंड मटेरियल बी इज परचेज फ्रॉम नेबरिंग स्टेट, हमें नेबरिंग स्टेट से खरीदना पड़ेगा एंड इट टेक्स 2 to 4 days टू रिसीव द ऑर्डर। सो यहाँ पर आपका मटेरियल ए का लीड टाइम इज 1 to 2 days एंड मटेरियल बी का लीड टाइम जो है वो हमें बता रखा है 2 to 4 days। ठीक है, ये लीड टाइम दे रखा है आपको। ओके, चलिए आगे देखते हैं। टू प्लेस एन ऑर्डर द कंपनी हैज टू इंकर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, तो कंपनी को यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है। अगर कंपनी को ऑर्डर चाहिए ना तो 120 की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी इंकर करनी पड़ेगी। कैरिंग कॉस्ट फॉर मटेरियल इज 15% एंड कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल बी इज 5%। और व्हाट परचेज प्राइस, एंड परचेज प्राइस 15 एंड 22 दे रखा है। तो मटेरियल ई का अगर मेरे को कैरिंग कॉस्ट निकालना है 15% ऑफ 15 करूंगा एंड मटेरियल बी का क्या करूंगा 5% ऑफ 22। आई विल गेट द कैरिंग कॉस्ट एज। ठीक है, एट प्रेजेंट मटेरियल इज परचेज्ड, अभी एट प्रेजेंट मतलब अभी 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 कंपनी मटेरियल ए को 8,000 केजीज के लॉट में खरीद रही है, मतलब दिस इज क्वांटिटी पर ऑर्डर। कंपनी 8,000 केजी में खरीद रही है तो 8,000 केजी इज योर क्वांटिटी पर ऑर्डर। टू अवेल 10% डिस्काउंट, मतलब प्राइस डिस्काउंट 10% मिल रहा है और क्वांटिटी पर ऑर्डर 8,000 एट प्रेजेंट इन द मार्केट प्राइस। इसके बाद हमें कह रहा है वैट एप्लीकेबल फॉर मटेरियल इज 4% और इसका क्रेडिट अवेलेबल है। अब याद करो क्रेडिट अवेलेबल होगा तो वी विल इग्नोर। CST of material B is 2% and credit not available, so we will have to take it, हमें इसे कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा बिल्कुल मटेरियल बी का। अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो, अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो हम इग्नोर करते थे ना, और क्रेडिट अगर अवेलेबल नहीं होता था तो हम इसे ऐड करते थे। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल का कॉन्सेप्ट को याद करिए। कंपनी कह रहा है वो कंपनी 25 दिन काम करती है एक महीने में। ओके, अगर कंपनी 25 दिन काम करती है एक महीने में तो पूरे साल में कितना काम करती है? तो कैलकुलेटर लीजिए, 25 इंटू 12 करिए, 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट आंसर एज 300 डेज। सो कंपनी पूरे साल में कितने दिन काम कर रही है? कंपनी पूरे साल में 300 डेज काम कर रही है। आई थिंक अभी तक स्टोरी आपके बिल्कुल माइंड में क्लियर चल रही होगी क्वेश्चन के रिगार्डिंगली। चलिए आगे देखते हैं। एंड प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवेंटली। ठीक है, अब आपसे कुछ मांग रहे हैं, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। आपको सबसे पहले कह रहा है ईओक्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं ईओक्यू। अब 2 मटेरियल वाला है कॉन्सेप्ट, ये चीज याद रखना। ओके, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, मेरे को एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड बिल्कुल दे रखी है। देखो ये प्रोडक्ट एक्स की मेरे को डिमांड दे रखी है ना, कितना दे रखा है प्रोडक्ट एक्स की, मेरे को एनुअल डिमांड निकालनी पड़ेगी। यस, सो अगर मैं बात करूं, सो मेरे को इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो सेल्स वॉल्यूम कंपनी ने एस्टिमेट किया था 30,000 kg फॉर अ मंथ। तो 30,000 इज योर एनुअल डिमांड ऑफ द फिनिश गुड ना, दिस 30,000 इज योर एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड, क्योंकि सेल वॉल्यूम पूरे प्रोडक्ट की उसने एस्टिमेट किया। तो 30,000 इज द दिस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, मतलब दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, एक महीने की है और मेरे को निकालनी है एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड, इसलिए मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरा 3,60,000 kg एनुअल डिमांड आ गई फिनिश गुड की। क्लियर? अब एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल निकालनी पड़ेगी। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड इनटू इनपुट बाय आउटपुट। एंड हमें क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट रेशियो कितनी दे रखी है? 5:3।
सो मैं सिंपली 5/3 कर दूंगा. आई विल गेट एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल. इतना क्लियर चल रहा है सबको? इतना आई थिंक समझ आ गया होगा. चलिए, अब मेरे को मटेरियल ए और मटेरियल बी में इन दोनों को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ईओक्यू ईच मटेरियल का निकालना है. दोनों मटेरियल का अलग अलग निकालना है. मटेरियल ए का अलग, मटेरियल बी का अलग निकालना है. सो कैसे करेंगे? इनकी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो. बिल्कुल, ये किस किस रेशियो में प्रेजेंट है? 3:2 की रेशियो में दोनों मटेरियल प्रेजेंट है. तो यहाँ पर मैं 3/5 करूंगा. 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2, एंड यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 3 + 2, दैट्स बिकम 2/5. सो आई विल सेग्रीगेट इट. याद करो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को. वी हैव डन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस. हमने दो मटेरियल वाले कर रखे हैं ईओक्यू निकालना. ये आपके लिए कोई नया चीज नहीं है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, चलिए. ऑर्डरिंग कॉस्ट. अब यहाँ पर देखो, कंपनी को ऑर्डर प्लेस करने के लिए, टू प्लेस एन ऑर्डर, कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितनी इंकर करनी पड़ रही है? 120. सो ऑर्डर प्लेस करने के लिए कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है. बेसिकली दैट्स योर ऑर्डरिंग कॉस्ट ना. सो योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 120 पर ऑर्डर दोनों केसेस में. एंड कैरिंग कॉस्ट हमने कैसे निकालना है? 15% ऑफ 15. एंड यहां तुम गलती कर सकते हो. 15% 5% ऑफ 22 निकाल दोगे सीधा. लेकिन यहां ध्यान से पढ़ो लाइन. एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स. एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स मतलब इसमें टैक्स इग्नोर कर रखा है. एंड चलो, मटेरियल ए में तो क्रेडिट अवेलेबल है, तो टैक्स को तो इग्नोर ही करना है. लेकिन मटेरियल बी में क्रेडिट तो अवेलेबल नहीं है ना, तो आपको टैक्स को ऐड करना पड़ेगा मटेरियल प्राइस बनाने के लिए. तो आप क्या करेंगे? 22 में +2% करेंगे. बिल्कुल, 22 में +2% करेंगे तो योर प्राइस विल बी, परचेज प्राइस विल बी 22.44. तो 22.44 को 5% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दैट थिंग विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस थिंग. ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आपको रिमाइंड रखना पड़ेगा व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ठीक है, चलिए. हमने अब ईओक्यू का सिंपल सारी चीजें आ गई. जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड आपका आंसर आ जाएगा. ये आप कर लेंगे आई थिंक, फॉर्मूले में पुट ऑन थिंग. चलिए, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं. मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर मटेरियल है आपको निकालना है. मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम स्टॉक लेवल? क्या है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम ना. अच्छा, एक खाली मटेरियल ए का पूछ रहा है, तो मैक्सिमम लीड टाइम फॉर मटेरियल ए कितना है? देखो, मटेरियल ए को मैं परचेज कर सकता हूँ लोकल मार्केट से 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, तो 2 दिन इज योर मैक्सिमम लीड टाइम. और मैक्सिमम यूसेज मेरे को बताना है, तो मैक्सिमम यूसेज, चलो बताओ मैं कैसे निकालूंगा मैक्सिमम यूसेज. अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि 300 डेज है, हमने निकाल लिया था 300 डेज है पूरे साल में. अब मेरे को कुछ मैक्सिमम यूसेज क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था, तो मैं वही सिंपल एक दिन की कंजम्पशन निकाल लूंगा. वो एक दिन की कंजम्पशन ही मेरी मैक्सिमम, नॉर्मल एंड मिनिमम सारी वही कंजम्पशन रहेगी. तो एनुअल मेरे पास डिमांड कितनी है मटेरियल ए की? 3,60,000 kgs है. एक दिन की कंजम्पशन निकालनी है, तो 3,60,000 को डिवाइड कर दूंगा 300 से. तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 300. ये 300 ऐसे ही निकाले ना, 25 × 12. यस, तो मेरे पास 1200 kg मेरा कंजम्पशन पर डे आ गया. दैट्स माय मैक्सिमम कंजम्पशन. और मेरा मैक्सिमम लीड टाइम कितना था? 1 से 2 दिन, मतलब 2 दिन इज माय मैक्सिमम लीड टाइम. सो इस तरीके से मेरा आरओएल आ गया. ये मेरा आरओएल आ गया. मैक्सिमम लेवल निकालने का फॉर्मूला इज आरओएल. आरओएल चलो हमारा निकल गया. अब मेरे को चाहिए आरओक्यू. आरओक्यू मैंने निकाल ही रखा है 6197. जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला. देखो, आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम. ओके, यहां पर आप सोच रहे होंगे 6197 ही लेना चाहिए था. अब यहाँ पर ये वाली चीज, यस यस यस, ये वाली चीज ध्यान से देखो. हमारा ईओक्यू तो 6197 था, लेकिन यहाँ पर आंसर में हमने 8000 लिया हुआ है आरओक्यू. वी हैव टेकन आरओक्यू एज 8000. व्हाई दिस इज 8000 क्यों? यही तो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाता है. अदरवाइज तो मेरा क्वेश्चन ही बिल्कुल सिंपल था. अभी तक तो मेरा सारा सिंपल सॉर्टेड चल रहा था. मेन थिंग इज दिस, हमारा आरओक्यू चेंज हो रहा. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसे ट्रिपल स्टार लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल फंस सकते हैं एग्जाम में. आप ले लेंगे 6197 एंड आपका जैसे आपने 6197 लिया, आपका बिल्कुल क्वेश्चन गलत. क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं. क्वेश्चन में हमसे कह रहा था मटेरियल ए इज पेरिशेबल इन नेचर, और अगर 5 दिन में मैंने इस्तेमाल नहीं किया ऑब्सोलीट हो जाएगा. ऑब्सोलीट हो जाएगा मतलब इसका कोई यूसेज नहीं बचेगा अगर मैंने 5 दिन में इस्तेमाल नहीं किया. तो
ठीक है, ये वाली लाइन से ही हमारा बात बनेगी। आप देखो मटेरियल है पेरिशेबल इन नेचर में, उसकी लाइफ 5 दिन है, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेवल होगा वो 5 दिन से ज्यादा ना हो। अगर 5 दिन से ज्यादा अगर मेरा मैक्सिमम लेवल हो गया तो भाई कोई फायदा ही नहीं है, ऑब्सोलीट ही हो गई वो चीज, तो इसका कोई फायदा ही नहीं रहेगा। सो इसलिए मैक्सिमम लेवल 5 डेज ऑफ कंजम्पशन के अकॉर्डिंगली मेरे को निकालना पड़ेगा ना, रेदर देन पूरे साल का। इसलिए मैं 5 दिन को मल्टीप्लाई कर दूंगा एक दिन के कंजम्पशन से, एंड पर डे की कंजम्पशन इज 1200 kg, तो इसलिए मैंने 5 डेज को 1200 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 6000 आया, 6000 आया। इसलिए मेरा जो मैक्सिमम लेवल है वो मेरा 6000 kg तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। मेरा जो मैक्सिमम लेवल है वो 6000 kg तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। जबकि अगर मैंने निकाला कितना है 9200 kgs, मेरा निकला कितना है 9200 kgs, तो मैं 9200 kgs को एज्यूम नहीं कर सकता, मेरे को 6000 kgs ही लेना पड़ेगा, मेरे को 6000 kgs ही एज्यूम करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ओ सर ये तो बता दो कम से कम कि जो हमने ROQ है वो 8000 क्यों लिया, I have taken ROQ as 8000। चलो आपने ये वाला लॉजिक बता दिया कि जो आंसर 9200 आ रहा है वो लॉजिक से हमारा गलत है, हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6000 होना चाहिए, वो लॉजिक हमारा क्लियर हो गया। लेकिन ROQ हमने 8000 क्यों लिया? आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन इज द की इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पढ़िए, एट प्रेजेंट मटेरियल इज परचेज इन लॉट ऑफ 8000, अब भी मटेरियल ए 8000 के लॉट में प्रेजेंट है। सो इस केस में हमें जो मटेरियल ए का ये अपना ROQ है वो 8000 लेना पड़ेगा। सो ये वाली चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि इधर ये वाली चीज में हमें 8000 लेना पड़ेगा क्योंकि एट प्रेजेंट इज दिस लेवल। ठीक है, सो आपका आई थिंक समझ आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक के कैसे निकाला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल थॉट्स की कि क्या कैसे क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला इज ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम होता है। सो हमारे पास ROL निकालना है तो ROL का पहले तो ROL चाहिए, तो ROL का फॉर्मूला इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन निकालनी है तो मैंने पर डे की कंजम्पशन निकाल ली। देखो ये मेरी एनुअल डिमांड थी एंड नंबर ऑफ डेज आर 300, तो मैंने उसे 300 से डिवाइड कर दिया, आई विल गेट कंजम्पशन पर डे, सो मैंने वो चीज पुट कर दी इनटू मैक्सिमम लीड टाइम इज 2 days, सो आई विल गेट ROQ, मेरा ROQ आ गया, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट मेरा था ROQ का, अब मैं ROQ 6197 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को कहा गया एट प्रेजेंट मटेरियल ए को हम 8000 के लॉट में परचेज करते हैं, इसलिए मेरे को यहाँ पर ROQ 8000 लेना पड़ा। ये वाली चीज भी क्लियर हो गई। माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम है, मिनिमम लीड टाइम इज 1 day एंड मिनिमम कंजम्पशन जो आपकी मिनिमम कंजम्पशन है वो आपकी 1200 की 1200 ही रहेगी, जो पर डे वाली है वही मेरी मैक्सिमम मिनिमम एंड नॉर्मल सब वही था। तो इसके बेसिस पे मेरा मटेरियल लेवल आ गया, मैक्सिमम लेवल आ गया। क्लियर? अब आपको क्या करना है, आपका ये चीज आ गई, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रखा था कि जो मटेरियल है वो पेरिशेबल इन नेचर का और उसकी शेल्फ लाइफ इज ओनली 5 days, अगर 5 दिन में इस्तेमाल नहीं किया वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो मेरे को 5 दिन के हिसाब से निकालना पड़ेगा जितना मेरे को स्टॉक लगेगा, तो मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा विद द कंजम्पशन पर डे जो थी मेरी 1200, तो 1200 इंटू 5 आई विल गेट 6000 kgs एज माई मैक्सिमम लेवल। सो मेरा 9200 नहीं हो सकता, मेरे को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 6000 पे। मैं 6000 से ज्यादा मैक्सिमम स्टॉक लेवल अगर रख भी लूंगा तो मेरा नुकसान ही है, तो मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल मैं 6000 ही लूंगा। ठीक है, सो ये मैक्सिमम लेवल निकालना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। ये वाला आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, थर्ड पॉइंट में हमें कह रहा है आपको सेविंग और लॉस निकालना है मटेरियल ए में अगर परचेज क्वांटिटी आपकी EOQ के इक्वल है। अगर आपकी परचेज क्वांटिटी अगर EOQ के इक्वल है तो आपको क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट एक्स्ट्रा कॉस्ट। चलो निकालते हैं हम। अगर मेरी परचेज क्वांटिटी अगर EOQ के इक्वल होगी तो मैं एक तो EOQ लूंगा और एक मैं डिस्काउंट के साथ कंपेयर करूंगा। एट प्रेजेंट मेरा मटेरियल है कितने में 8000 यूनिट्स परचेज कर रहा था मैं, और ये वाला EOQ वाला लूंगा मैं ऑर्डर क्वांटिटी एनुअल डिमांड। अच्छा ये चीज इतने समझ आ गई आपको? ओके, नाउ मेरी ये बात कर रहा है मटेरियल ए की बात कर रहा है। अब सुनो, मैंने बताया कि मटेरियल जो ए है वो मेरे को 5 days के अंदर अंदर ही करना पड़ेगा, मतलब 5 दिन के अंदर अंदर इज द नहीं यूज करूंगा तो मेरा वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। पूरे साल में मेरे पास है 300 दिन, पूरे साल में मेरे पास कितने दिन है? 300 दिन है।
तो मेरे को 5 दिन के अंदर अंदर उस मटेरियल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिल्कुल डेफिनेटली मेरे को 5 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं एक साल में कितने ऑर्डर्स मंगवाऊंगा, एक साल में मैं कितने ऑर्डर्स मेक करूंगा, 300 डिवाइड बाय 5, सो आई विल मेक हाउ मेनी ऑर्डर्स, 300 डिवाइड बाय 5, मैं 60 ऑर्डर्स मेक करूंगा बिल्कुल। अगर मैं 60 ऑर्डर्स ही मेरे को मेक करने पड़ेंगे, अदरवाइज मैं ज्यादा कुछ भी इसके अलावा अगर मैं कुछ भी ऑर्डर करता हूँ तो मेरा एक्सीड हो गया तो मेरा तो नुकसान ही है, ऑब्सोलीट हो जाएगी वो चीज। सो इसलिए मैं यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स 60 ही लिखूंगा और इस दोनों की हेल्प से मेरे एनुअल डिमांड आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में मेरी एनुअल डिमांड भी अलग अलग है, आप देख सकते हो। ऐसा इसलिए है यहाँ ऑब्सोलीट वाली चीज आ गई ना, अगर ऑब्सोलीट वाली चीज नहीं होती तो हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम बिल्कुल सेम एनुअल डिमांड लेते और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते। लेकिन यहाँ पर आपको उल्टा वर्किंग करनी है, आपको पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकले, पूरे साल में 300 दिन थे एंड 5 दिन में वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, तो 5 दिन इज द शेल्फ लाइफ, तो मैंने इसे 5 से डिवाइड करा, 300 को 5 से डिवाइड किया, आई विल गेट 60। ठीक है, इसकी मदद से मेरी एनुअल डिमांड आई। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज डायरेक्टली गिवन, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री निकालने, क्वांटिटी पर ऑर्डर को 2 से डिवाइड कर दो। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकालेंगे, 15% ऑफ 15 इज द परचेज प्राइस। और अगर ये क्वेश्चन में कह रहा था एट प्रेजेंट कंपनी 8000 में परचेज, 8000 का लॉट में उसे 10% का डिस्काउंट अवेल हो रहा था, तो आप क्या करोगे, 10% लेस कर दोगे जो प्राइस था, इसका प्राइस कितना था 15, तो 15 माइनस 10%, 13.5 विल बी द परचेज प्राइस। सो इसकी मदद से मेरे पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गई एंड मटेरियल कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ये प्राइस डिस्काउंट का चक्कर हो गया। सो एनुअल डिमांड इनटू परचेज प्राइस, मेरा मटेरियल कॉस्ट आ गया। मैं और फिर मैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालूंगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बाय एडिंग दीस 3, 5 + 8 + 11 मेरा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगा एंड दोनों को कंपेयर करके आई विल गेट द सेविंग इन ईओक्यू एज वेल। ओके, आई थिंक दैट्स क्लियर टू यू। चलिए, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। आई विल गिव यू 2 or 3 मिनट्स अगेन, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए एंड आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लेना, यू विल पॉज द वीडियो, जस्ट एक बार अपने हाथों से प्लीज ट्राई कर देना सॉल्व करने के लिए। जी, ये क्वेश्चन अभी के अभी सॉल्व करने का ट्राई करो एंड इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट रिगार्डिंग इट, अभी भी अगर कुछ समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में लिखना, क्या नहीं समझ आया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर डालना एंड कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर कुछ समझ ना आया हो तो। ठीक है, अभी के अभी वीडियो को पॉज करो एंड इस क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, या आप कहो तो मैं आपको 2 मिनट दे देता हूँ। चलो, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू रिकॉल वट एवर आई हैव, जो भी मैंने चीज बताई है एक बार रिकॉल करो कि क्या क्या इसमें एडजस्टमेंट्स हैं, कैसे हमने क्या चीज की है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इंपॉर्टेंट था। चलिए, आई विल गिव यू 2 मिनट्स। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways,
We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow through the sun rays, and we'll go through the wastelands. Okay, I hope आप सबने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन. चलिए, let's move to another question. Question number 24. Okay, so ये question भी tricky है. Question number 24 is also very tricky question. Yes. चलिए, question number 24 tricky question है. So अभी एक बार अभी के लिए मैं tricky question थोड़ा सा hold कर रहा हूँ. मैं definitely सारे question करवाऊंगा, tricky भी easy भी. लेकिन अभी हमने एक ट्रिकी क्वेश्चन किया, सो आई डू नॉट वांट कि जस्ट ट्रिकी सारा एक ही दिन में करवा दो, एंड तो आपके लिए भी थोड़ा सा बर्डन सम हो जाएगा. सो एक बार हम इजी वाले टॉपिक्स पे चल रहे हैं. मैं आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करवाते हैं. चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 निकालिए. यस, 23 के बाद सीधा 26 क्वेश्चन. यस, 23 के बाद 26 क्वेश्चन करते हैं. चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. ओके, तो ये आपको डेटा दे रखा है जी, और यू हैव टू कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है दोनों आइटम्स की. ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन. क्लियर. चलिए, तो आपको सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? कल पढ़ा था हमने. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ना. क्या था फॉर्मूला? रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. दैट्स वन द फॉर्मूला. तो सिंपली हमें क्या करना है? रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है. अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है? सुनो, हम क्या, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है. ओपनिंग स्टॉक के अंदर मैं परचेजेस को ऐड कर दूंगा. देखो, मेरे पास एट प्रेजेंट जितना सामान था वो चीज, मेरे पास अभी जितना लेवल का सामान है ओपनिंग स्टॉक, प्लस जो मैंने खरीदा वो चीज, उसमें, और जो मेरे पास सामान बच गया उस सामान को मैं लेस कर दूंगा, और जो सामान मेरा परचेज किया उसको मैं ऐड कर दूंगा. तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, आई विल गेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. ठीक है, तो वही चीज इसने की है. ओपनिंग स्टॉक लिया है, मटेरियल बी का डायरेक्टली गिवन था, प्लस उसमें परचेज ऐड किया, लेस किया क्लोजिंग स्टॉक, मेरे पास निकल के आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. क्लियर. एंड डिवाइड करते हैं एवरेज स्टॉक से. एवरेज स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2. ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, इन दो को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट द एवरेज स्टॉक. एंड देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया. क्लियर. और आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है जितने दिनों के लिए इन्वेंट्री मेंटेन हुई है. तो आप क्या करिए? 365 डेज को डिवाइड कर दीजिए विद द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. ठीक है, तो आपके पास ये चीज आ गई. अब मेरे को बताओ कौन सी फास्ट मूविंग इन्वेंट्री है. मैंने बताया था जितना ज्यादा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा वो उतनी ज्यादा फास्ट मूविंग होगी, और जितना कम मेरा नंबर ऑफ डेज इन्वेंट्री मेंटेन होगा वो भी फास्ट मूविंग होगी. सो आप देख सकते हो दोनों ही चीजें हैं. तो मेरा मटेरियल ए इज फास्ट मूविंग आइटम एंड मटेरियल बी विल बी स्लो मूविंग आइटम. यू कैन सी मटेरियल ए इज फास्ट मूविंग आइटम क्योंकि इसकी हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड लोअर इन्वेंट्री डेज है. सिमिलरली मटेरियल बी स्लो मूविंग इन्वेंट्री ड्यू टू लोअर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड हाई इन्वेंट्री डेज. क्लियर. चलिए, नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन 2. ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व. ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 26 कर लिया है. अब चलिए आगे चलते हैं. अच्छा, व्हाई आई स्किप दीस क्वेश्चंस? आई विल स्किप द क्वेश्चन क्योंकि मेरे को इधर आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा अगेन, एंड देन हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. लेकिन इससे पहले क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए. ये आपका क्वेश्चन जो है इट्स फुली बेस्ड ऑन वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल. जो आपने ऐड प्लस वगैरह चीजें सीखी थी ना, उस पे क्वेश्चन नंबर 29 पूरा बेस्ड है. यस, इट बेस्ड ऑन वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, कि आप कैसे वैल्यूएशन करते हो. कह रहा है एक मैन्युफैक्चरर है सूरत का, वो 3 केमिकल्स परचेज कर रहा है एबीसी बॉम्बे से. सूरत वाला मैन्युफैक्चरर बॉम्बे से एबीसी केमिकल परचेज करता है. ये कुछ हमें इनवॉइस दे रखा है.
ये सारी चीजें, केमिकल इतना केजी, इतना प्राइस है, इतनी अमाउंट बन रही है, ये सब कुछ दे रखा है, सेल्स टैक्स दे रखा है, रेलवे फ्रेट दे रखा है, एंड टोटल कॉस्ट इज गिवन। फिर कह रहा है शॉर्टेज ऑफ 200 केजी इन केमिकल ए, एक शॉर्टेज है 200 केजी की केमिकल ए में, 280 केजी इन केमिकल बी एंड 100 केजी इन केमिकल सी नोटिस हुई ब्रेकेज के कारण। अच्छा, अब मेरे को बताओ ब्रेकेज इज नॉर्मल लॉस और इट्स एबनॉर्मल लॉस? ब्रेकेज इज नॉर्मल लॉस और इट्स एबनॉर्मल लॉस? टेल मी, ब्रेकेज इज नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस? इट्स एबनॉर्मल लॉस, डेफिनेटली ब्रेकेज आपका एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस तो है नहीं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है एट सूरत द मैन्युफैक्चरर पेड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, मैन्युफैक्चरर ने ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे की। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जब आते जाते हैं ना तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करनी पड़ती है 0.10 पर केजी के हिसाब से। ही ऑल्सो पेड कार्टेज, उसने कार्टेज भी पे किया, कार्टेज मतलब लोड वगैरह कुछ सामान करवाएगा इसलिए कार्टेज पे किया होगा। 22 रुपीज फॉर केमिकल ए, 63.12 फॉर केमिकल बी एंड 31.80 फॉर केमिकल सी। कैलकुलेट द स्टॉक रेट, आपको स्टॉक का रेट निकालना है, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यूएशन बेसिकली फॉर प्राइसिंग इशू ऑफ मटेरियल वेयर देयर इज अज्यूमिंग अ प्रोविजन ऑफ 5% टुवर्ड्स फर्दर डिट्रॉइशन, मतलब 5% और डिट्रॉइशन हो रही है, ये जो ऊपर ब्रेकेज थी वो तो है ही, 5% और डिट्रॉइशन हो रही है, इसलिए आप एक प्रोविजन क्रिएट कर दीजिएगा। ठीक है जी, कर देंगे। सो ये आपको टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालनी है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बेसिक प्राइस लूंगा, जो मेरे को बेसिक प्राइस दे रखा है, पहले तो आई विल कंसीडर द बेसिक प्राइस ना, तो मैं 12,600, 19,000 एंड 9,500 तीनों चीजें मैं ले लूंगा बेसिक प्राइस, मेरे पास बेसिक परचेज कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स मैं ऐड करूंगा लेस करूंगा, मेरे को बताओ। सेल्स टैक्स हमने कहा था ऐड करेंगे, बिल्कुल वी हैव टू ऐड इट, सो सेल्स टैक्स मैं ऐड करूंगा। लेकिन मेरे को सेल्स टैक्स तो तीनों मटेरियल का दे रखा है, मटेरियल केमिकल सॉरी तीनों केमिकल का ऐड करके दे रखा है मेरे पास, तीनों केमिकल का 2055, पूरे केमिकल तीनों केमिकल का मिला के मेरे पास 2055 है, सबका अलग 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 मेरे को नहीं निकाल के दे रखा। तो मैं एक रेशियो के बेसिस पे मैं बांट दूंगा। आई विल डिवाइड इट ऑन द बेस ऑफ सम रेशियो। अब जो सेल्स होता है ना, सेल्स वैल्यू, जो सेल्स है, अब सेल्स किसके बेसिस पे होती है? हमेशा कंजम्पशन वैल्यू के बेसिस पे होती है, जितना आपने बेचा होगा, जितना का मटेरियल का प्राइस होगा उसके बेसिस पे तो आप सेल करोगे ना। तो मैं ये जो आपका वैल्यू है उसके बेसिस पे मैं बांट दूंगा बेसिक परचेज कॉस्ट। ओके, तो मैं ये रेशियो जो आपकी दिस बेस वाली है, आई विल टेक दैट रेशियो ओनली, मैं वो रेशियो ले लूंगा, बेस्ड ऑन द वैल्यू मैं बांट दूंगा। ओके, अब बेस्ड ऑन द वैल्यू कैसे? जो ऊपर आपका 12,600 है, 19,000 है एंड 9,500 है, उसकी रेशियो मेरे को लेनी है। चलिए मेरे साथ कैलकुलेटर पे पहले तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, इनका टोटल ले लेते हैं। 12,600 प्लस 19,000 प्लस 9,500 वी विल गेट 41,100। ठीक है, इतना हमारे पास निकल के आ गया। 12,600 प्लस 19,000 प्लस 9,500 वी विल गेट 41,100 वी विल गेट द टोटल। मेरे पास 41,400 विल बी द टोटल। चलिए अब बांटते हैं, रेशियो निकालनी है, तो आप कैलकुलेटर पे लीजिए, 2055 को डिवाइड कर दीजिए पहले 41,400 के साथ। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए, आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। क्या करना है आपको, जो आपका ये वाला है 2055 को डिवाइड कर दीजिए विद टोटल 41,400 के साथ, इसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, कैलसी पे मल्टीप्लाई कीजिए अपना 12,600, दिस वन 12,600, you will get 625.4 something, so we will take it out an average, इतना हम एवरेज ले लेते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लीजिए 19,000, 943 समथिंग आ रहा है, एवरेज ले लिया इसका भी, एंड सिमिलरली केमिकल सी का भी ले लिया। ठीक है, सो वी हैव टेकन दिस ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ये हमने वैल्यू के बेसिस पे ले लिया जो इसकी वैल्यूज थी। क्लियर? वी हैव डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ वैल्यू। नाउ फ्रेट वी विल टेक ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी। व्हाई क्वांटिटी? क्योंकि फ्रेट जो होता है ना वो केजीज के बेसिस पे लेता है, कि इतना केजी आप सामान लोड करवा रहे हो, इतना सामान आप लेके जा रहे हो, तो उतना बेसिस पे आपको फ्रेट देना पड़ेगा। सो फ्रेट के लिए हम ये 3,000, 5,000 एंड 2,000 रेशियो में कंसीडर करेंगे। जबकि ये जो था हमारा सेल्स टैक्स, ये हमने अमाउंट, ये वाली अमाउंट के बेसिस पे बांटा था, फ्रेट को हम ऐसे ही बांटेंगे। तो सिमिलरली आप कर सकते हैं ये वाला काम भी। नेक्स्ट ऑक्ट्रॉय ड्यूटी की बात आ रही है। अब ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कैसे करेंगे, सुनो। अब ऑक्ट्रॉय का हमें कह रहा था कि जो ऑक्ट्रॉय है आपका 0.10 पर केजी रुपीज है, तो ये केजीज हमें दे रखा है, सिंपली 0.10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3,000 इंटू 0.10, 5,000 इंटू 0.10 एंड 2,000 इंटू 0.10। अगर ऐसा करोगे तो बिल्कुल गलत आंसर आएगा आपका। यस,
आपका आंसर बिल्कुल ही गलत आएगा अगर आप ऑक्ट्रॉय ड्यूटी को ऐसे करेंगे। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हमेशा होती है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड। जितनी आपको यूनिट्स मिली है, यूनिट रिसीव हुई है, उसके बेसिस पे हम ऑक्ट्रॉय ड्यूटी निकालते हैं। दैट्स यू थिंक हैव टू रिमेंबर कि जितनी यूनिट्स हमें रिसीव हुई है, ये एक्चुअली यूनिट्स नहीं थी जो अभी हमने निकाली थी, ये यूनिट्स एक्चुअली नहीं थी, हमें यूनिट्स के बेसिस पे निकालना होता है। तो आप देख सकते हो यूनिट्स नीचे हमने निकाल रखे इफेक्टिव गुड यूनिट्स, देख सकते हो आप। यूनिट ऑर्डर हमारे पास दे रखी थी, ब्रेकेजेस हमने लेस कर दी, ब्रेकेजेस को यहाँ इसने नॉर्मल एज्यूम कर रखा है इसलिए इसने लेस कर दिया। नॉर्मल कॉस्ट को हम लेस कर देते हैं ना फ्रॉम द गुड यूनिट्स, क्योंकि गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब नॉर्मल लॉस। इन्होंने एज्यूम कर रखा है, अगर आप चाहो तो आप एज्यूम ना करो, देयर विल बी योर चॉइस, लेकिन मैं कहूंगा आप एज्यूम कर लेना इसे नॉर्मल की तरह, एंड इसको लेस करेंगे यू विल गेट द यूनिट रिसीव्ड। उसमें से आप लेस करिए प्रोविजंस फॉर फर्दर लॉस। कितना प्रोविजन कह रहा था 5%, तो हमने फर्दर प्रोविजन लेस करना है, हमारे पास इफेक्टिव गुड यूनिट्स निकल के आ गया। नाउ इस इफेक्टिव गुड यूनिट्स आपके पास आ गया। अब जो फ्रेट होते हैं ना वो यूनिट रिसीव के बेसिस पे होते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव गुड यूनिट्स। तो हम इसे यूनिट रिसीव के बेसिस पे बांट देंगे। ये यूनिट रिसीव्ड है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया विद 0.1 रुपीज and I will get the freight octroi duty I will get. Yes, octroi duty will be based on units received. Freight is based on the quantity, sales tax is based on the value, and octroi duty is based on the units received. Just remember these 2 or 3 things. आप क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट, हमें यहाँ पर जो कार्टेज है वो डायरेक्टली गिवन है 22 रुपीज, 63.12 रुपीज एंड इसका केमिकल सी के लिए 31.8। सो डायरेक्टली हमने यहाँ लिया एंड हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आ गया। आई होप हो गया होगा ये सबका क्लियर। अच्छा, देन कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो वही टोटल कॉस्ट आपके पास है उसे डिवाइड कर दीजिए विद इफेक्टिव गुड यूनिट्स। दीज आर द इफेक्टिव गुड यूनिट्स, इसके साथ डिवाइड करिए एंड यू विल गेट द कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले बेसिक परचेज कॉस्ट लेना है, सेल्स टैक्स को आप बांटेंगे बेस्ड ऑन द वैल्यू, फ्रेट को बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, octroi duty को on the basis of units received, and then cartage is directly given in the question। तो यहाँ से हमारी टोटल कॉस्ट आ गई थी। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 30। The following particulars relevant to import of product A made by ABC and company during October is given below। मतलब द पर्टिकुलर्स जो है प्रोडक्ट ए के दे रखे हैं जो ABC एंड कंपनी ने किया है। प्रोडक्ट ए 1000 पीसेस इनवॉइस हो रहे हैं $2 के हिसाब से, मतलब ये डॉलर्स में हमें चीजें दे रखी हैं। ठीक है, चलिए डॉलर्स में दे रखे हैं सारी चीजें, मतलब प्रोडक्ट ए 1000 पीसेस इनवॉइस है $2 के हिसाब से। कस्टम ड्यूटी जो है वो 100% ऑन द इनवॉइस प्राइस के बेसिस पे है। कस्टम ड्यूटी 100% ऑफ इनवॉइस प्राइस, मतलब जो ऊपर इनवॉइस प्राइस आएगा उस उतना ही हमारा कस्टम ड्यूटी हो जाएगा। 100% मतलब उस चीज को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100% से करोगे वही चीज आएगी आपकी, सिंपल सी बात है। Which was converted into Indian currency, इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। और यहाँ हमें एक्सचेंज रेट कितना दे रखा है 60 रुपीज पर USD। तो मैं बेसिक प्राइस कैसे निकालूंगा, 1000 पीसेज इंटू 2 USD इंटू में एक्सचेंज रेट से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 रुपीज से। आई विल गेट द बेसिक प्राइस। या ओके, देन कस्टम ड्यूटी 100% है तो इट विल 100% ऑफ 1,20,000, सेम थिंग आएगी। क्लियरिंग चार्जेस 1800 है फॉर एंटायर कंसाइनमेंट, वही लिया। देन फ्रेट चार्जेस 1400 है फॉर ट्रांसपोर्टिंग, तो वही लिए। एंड यहाँ से मेरे पास टोटल मटेरियल कॉस्ट निकल के आ गया। क्लियर, इट वाज फाउंड ऑन द इंस्पेक्शन दैट 100 पीसेस ऑफ द अबव मटेरियल वर ब्रोकन, मतलब 1000 यूनिट्स में से 100 यूनिट्स ब्रोकन हो गई हैं। ठीक है, एंड देयरफॉर रिजेक्टेड, इसलिए रिजेक्ट कर दी गई है। देयर वाज नो स्क्रैप वैल्यू फॉर रिजेक्टेड पार्ट, नो रिफंड ऑफ ब्रोकन पार्ट वाज एडमिसिबल पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू ट्रीट 60 पीसेस ए नॉर्मल लॉस, तो वो कह रहे हैं 60 को तो हम नॉर्मल लॉस ट्रीट करेंगे एंड 40 को हम एबनॉर्मल करेंगे। तो गुड यूनिट्स विल एब्जॉर्ब ओनली द नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस हम लेस नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने 60 लेस करना है गुड यूनिट्स के लिए। क्लियर, चलो एंटायर क्वांटिटी जो है 900 पीसेस की वो प्रोडक्शन को इशू कर दी गई है। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना है, यूनिट कॉस्ट निकालना है। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट भी हमने निकाल लिया है, यूनिट कॉस्ट निकालना है। सो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, जो आपके पास टोटल कॉस्ट थी उस को डिवाइड कर दो विद इफेक्टिव गुड यूनिट, यू विल गेट द कॉस्ट पर यूनिट। एंड वैल्यू ऑफ मटेरियल इशूड कैसे निकालेंगे, कितना मटेरियल हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया था। वी हैव इशूड 900 पीसेस इशूड टू प्रोडक्शन, सो 900 इनटू में कॉस्ट पर यूनिट,
जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट आई है उससे मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू ऑफ मटेरियल इशूड आ जाएगा। एंड अगर आपको वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकालना है, कितना यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस था, 40 यूनिट्स का ना, क्योंकि 60 को तो हमने नॉर्मल लॉस ट्रीट कर लिया था, तो 40 इंटू कॉस्ट पर यूनिट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। दैट्स द वेरी सिंपल क्वेश्चन। या वी हैव डन दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ लिफो, फिफो एंड वैक मेथड की वैल्यूएशन। लेकिन इससे पहले एक बार हम अपने चैप्टर की थ्योरी कर लेते हैं, जितनी भी हमारी रिमेनिंग थ्योरी थी हम वो कर लेते हैं, सो डेट कि हम सारे क्वेश्चंस करने के लिए एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, तो मेरा फंडा यही है कि पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड थ्योरी पे फोकस करो, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरी इज नेसेसरी, सो डेट क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाए। देन आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए लेट्स मूव टू द थ्योरी पार्ट। मैक्सिमम मैंने डिस्कस कर ली थी आपके साथ ना थ्योरी, मैक्सिमम क्वेश्चंस की वी हैव ऑलरेडी डन। हाँ जी, यहाँ तक कर ली थी हमने एबीसी एनालिसिस तक। चलिए आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन पे व्हाट आर द वेरियस अदर वेज ऑफ इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन। इन्वेंट्री को क्लासिफाई करने की क्या क्या वेज हैं। फर्स्ट इज एचएमएल। देखो एबीसी एनालिसिस हमने देख लिया था, दैट्स आल्सो अ वे ऑफ इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन। इसके अलावा कौन से वेज हैं ये बात कर रही है। पहला है एचएमएल। एचएमएल मतलब हाई, मीडियम एंड लो प्राइस कॉस्ट मेथड। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम। कोई आपसे पेपर में कुछ नहीं पूछने वाला इसके रिगार्डिंग, आपको जस्ट पता होना चाहिए फुल फॉर्म्स क्या होती हैं। VD इज वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल आइटम्स। FSN इज फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स। Golf is government supply, ordinary supply, local supply and foreign supply. And sauce is season and off season items. Okay. अच्छा, ये दूसरी टेक्निक हमने पढ़ी थी टू बिन सिस्टम। तो ये टू बिन सिस्टम क्या है? ओके, आपको क्या बिन कार्ड वाला याद है? हमने एक बिन कार्ड इन्वेंट्री फॉर्म की थी जिसमें एक डब्बा होता है, डब्बे के ऊपर हम एक स्लिप लगा देते हैं, स्लिप पे हम लिख देते हैं इतनी यूनिट्स इशू हुई है, इतनी यूनिट्स रिसीव हुई है, इतनी यूनिट्स हमने परचेज की हैं। सिमिलरली इन द टू बिन कार्ड क्या होता है, देखो दो डब्बे होते हैं, हम क्या करते हैं ये सिस्टम के अंदर बिन को हम दो डब्बों में, दो पार्ट्स में बांट देते हैं, एक स्मॉलर पार्ट और एक बड़ा पार्ट। मतलब ऐसे सोचो, एक छोटा डब्बा एक बड़ा डब्बा है। जो छोटा डब्बा है उसके अंदर तो हम मिनिमम स्टॉक रखेंगे, मतलब बिल्कुल इक्वल टू मिनिमम स्टॉक रखेंगे, बिल्कुल मिनिमम स्टॉक रखेंगे और इवन द रीऑर्डरिंग लेवल रखेंगे। और दूसरे के अंदर हम बाकी का सामान रख देंगे, बाकी क्वांटिटी रख देंगे। जो इश्यूज होगा ना, मतलब हम जो निकालेंगे सामान यूज करेंगे वो बड़े डब्बे से करेंगे, और जैसे ही हम छोटे डब्बे पे आ गए ना सामान निकालने के लिए, हम फ्रेश ऑर्डर मेक कर देंगे। दैट्स द वेरी सिंपल थिंग ना। आप घर में आपकी मम्मी भी ऐसे ही करती होगी, एक बड़े से डब्बे में सामान रख देती होगी एंड छोटे डब्बे में रख देती होगी। बड़े डब्बे में से वो डेली का इस्तेमाल करने का सामान निकाल लेती होंगी। जैसे ही छोटे डब्बे की बारी आती है, मम्मी कहती है कि मार्केट जाओ, ये सारे सामान खरीद लाओ। सो फ्रेश ऑर्डर उसी समय। सिमिलरली इंडस्ट्री में भी यही चीज है टू बिन सिस्टम के अंदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। हाउ कैन अ बजट हेल्प इन इन्वेंट्री कंट्रोल? बजट इज ऑल्सो अनदर टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। टू बिन सिस्टम भी हमने एक टेक्निक देखी थी इसी तरीके से, बजट भी एक टेक्निक है। देखते हैं बजट क्या होता है। बजट के अंदर देखो इन्वेंट्री कंट्रोल को हम प्रॉपर बजट के थ्रू भी कर सकते हैं। ये इंडिकेट करता है कितना रॉ मटेरियल मेरे को फ्यूचर में रिक्वायर्ड होगा। कंपनी को रॉ मटेरियल परचेज और रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? रॉ मटेरियल परचेज एंड रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाना पड़ेगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ताकि एडिक्वेट कंट्रोल रख सके, मटेरियल के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल आ सके। ओके चलिए 18th क्वेश्चन। परपेचुअल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और इनकी एडवांटेज क्या है? देखो जो परपेचुअल रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो दो चीजें उसके अंदर आती है परपेचुअल रिकॉर्ड्स के अंदर, बिन कार्ड्स एंड स्टोर्स लेजर। दोनों हमने फॉर्म्स पढ़ रखी हैं, बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर। तो परपेचुअल रिकॉर्ड के अंदर हम दो तरह के मेंटेन करते हैं। एक तो स्टोर लेजर मेंटेन करते हैं, देखो स्टोर लेजर मेंटेन करते हैं, और एक हम स्टॉक कंट्रोल कार्ड मेंटेन करते हैं। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, स्टोर लेजर स्टॉक कंट्रोल कार्ड दोनों को कंपेयर करते हैं, और अगर कोई वेरिएशन आती है ना तो हम डेली उसे चेक करते हैं, और अगर कोई रीजंस आएंगे फॉर वेरिएशन तो हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या है? फिजिकल बैलेंस हमारा डेली बेसिस पे चेक हो रहा है। हम क्विकली कंपाइलेशन कर सकते हैं कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है ड्यू टू अवेलेबिलिटी, एंड अगर कोई डिस्पेरेंसी होंगी तो हम उसे भी बिल्कुल करेक्टिव एक्शन उसी समय ले सकते हैं। चलिए अगला चलते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग क्या होता है? देखो सिस्टम ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग का मतलब है गिनना। जैसे जो स्टोर कीपर है ना, वो डेली गिनता है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसे वो काउंटिंग करके गिन रहा है। हाँ इतना सामान है, वो लिख देता है इतना सामान है, इतना सामान मंगवाना है, ये सब कुछ वो गिनती कर रहा है। दैट द काउंटिंग इज कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। सिस्टम ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज काउंटिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ आइटम डेली थ्रू आउट द ईयर।
बेसिकली यहाँ पर 3 से 4 बार उसे करनी पड़ती है ये काम पूरा, बहुत बार करना पड़ता है ये वाला काम, गिनती वाला। जो स्टॉक वेरीफायर्स होते हैं, मतलब आपका स्टोर कीपर, वो जो इंडिपेंडेंट होते हैं स्टॉक स्टोर से, और जो स्टोर स्टाफ होता है उसको कोई प्रायर नॉलेज नहीं होती कि आइटम वेरीफाइड होने वाली है, इसके लिए बाहर से अलग से स्टॉक वेरीफायर्स बुलाए जाते हैं, वो चेकिंग करते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? क्लोजर ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग नेसेसरी नहीं है, कोई क्लोजिंग की जरूरत नहीं है। स्टॉक डिस्पेरेंसीज भी नोटिस में इजीली आ जाएंगी, एंड मूवमेंट ऑफ स्टोर आइटम्स ज्यादा आप क्लोजली ऑब्जर्व कर लेगा ऑडिटर। बेसिकली स्टॉक ऑडिटर इस टेक्निक का बहुत इस्तेमाल करते हैं, ये जो कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग की टेक्निक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। वेरियस रेशियोज, वी हैव ऑलरेडी रन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 एक्सप्लेन मटेरियल इशू प्रोसीजर। इससे पहले हमने एक प्रोसीजर पढ़ा था जिसमें हमने मटेरियल प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर देखा था। मटेरियल प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर में आपको याद होगा हमने अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, BOM, PO, MRN, मटेरियल रिटर्न नोट, GRN। या सिमिलरली मटेरियल इशू, जो मटेरियल इशू होता है उसका प्रोसीजर, तो सबसे पहले तो मटेरियल इशू के लिए MRN होता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ये सेम डेफिनेशन वही है, ऑथराइजेशन है स्टोर कीपर की मटेरियल इशू करने के लिए। ये जो है मतलब ये बिल्कुल प्रॉपर्ली फाइल्ड होना चाहिए बिल्कुल, और ऑथराइज्ड ऑफिशियल का सिग्नेचर होना चाहिए। दैट्स द सेम थिंग, MRN वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। नेक्स्ट इज MTN। MTN होता है मटेरियल ट्रांसफर नोट। अब देखो, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। देखो, अगर एक डिपार्टमेंट को इशू कर दिया सामान, अब उसे उस सामान की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो दूसरे डिपार्टमेंट जिसको उस सामान की जरूरत है उसको वो ट्रांसफर कर देगा। तो जब ये एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को मटेरियल ट्रांसफर करता है, उस समय MTN इशू होता है, मटेरियल ट्रांसफर नोट इशू होता है। देखो, सरप्लस मटेरियल जो अगर जॉब का बचा हुआ है किसी स्टोर के पास, तो वो दूसरे जॉब को ट्रांसफर कर देगा। तो दैट MTN इज रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग। जब हम एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफर करते हैं उस समय MTN की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ मटेरियल। और जो सरप्लस मटेरियल होगा, अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जरूरत है तो ट्रांसफर कर दिया, अब किसी डिपार्टमेंट को जरूरत नहीं होगी तो वो जो डिपार्टमेंट है वो वापस ही स्टोर को कर देगा, स्टोर रूम को वापस कर देगा, तो उस समय रिटर्न ऑफ मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल रिटर्न नोट के साथ प्लीज इसको मत लेना, मटेरियल रिटर्न नोट तो हम सप्लायर को वापस कर रहे हैं माल मटेरियल रिटर्न नोट के अंदर, लेकिन रिटर्न ऑफ मटेरियल के अंदर वो स्टोर रूम को ही वापस कर रहा है। ठीक है, इसको हम स्टोर्स डेबिट नोट भी कहते हैं, स्टोर्स डेबिट नोट भी इसका नाम है, दूसरा नाम इसे स्टोर्स डेबिट नोट के नाम से हम जानते हैं, ये जो मैंने टर्म बताई आपको। क्लियर? चलिए, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ मटेरियल इशू। क्या क्या मेथड्स है मटेरियल इशू के, जो आज मैं आपको पूरा डिटेल में करवाऊंगा, भी इस पे क्वेश्चंस में करवाऊंगा आज डिटेल में आपको सारे। क्या क्या मेथड्स है फॉर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज, चलिए देखते हैं। द फर्स्ट मेथड इज स्पेसिफिक प्राइस मेथड। स्पेसिफिक प्राइस मेथड, LIFO है, FIFO है, we have FIFO method, we have LIFO method, last in first out method. We have simple average weighted price method, we have weighted average price method, we also have replacement price method, realizable price method, standard price method, and also have these are the different methods. लेकिन इसकी थ्योरी पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई देयर इज नथिंग नीड, तो आप इस क्वेश्चन को सिंपली कट कर दीजिए। यू डू नॉट नीड इवन इसकी थ्योरी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पे कोई थ्योरी नहीं आएगी, एंड मैं आपको प्रॉब्लम करवाते समय इन सब का मतलब भी इजिली बता दूंगा कि क्या होता है इन सब का मतलब। इसका कोई चांसेस नहीं है पेपर में आने के, देयर इज नो सिंगल चांस ऑफ दिस थिंग्स आस्किंग इन द एग्जामिनेशन। आप डायरेक्टली इसको स्क्रैप ऑफ कर सकते हैं। नाउ लास्ट थ्योरी क्वेश्चन है ये हमारा, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। ये ट्रीटमेंट से रिलेटेड है कि क्या अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं अलग अलग आइटम्स के। सो ये दिस इज सेल्फ रीड क्वेश्चन, इसमें मेरे रीड करवाने का कुछ नहीं है, ये सेल्फ रीड क्वेश्चन है। जैसे ही मेरा पूरा चैप्टर करवा के हो जाएगा आप इस क्वेश्चन को सेल्फ रीड कर लेना, क्योंकि ये जो भी ट्रीटमेंट बोल रहे हैं ना सारी आइटम्स का, बेसिकली हम क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं। जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सारे क्वेश्चन के अंदर हमने ये ट्रीटमेंट कर लिया है। ठीक है, सो थ्योरी इज डन फ्रॉम माई साइड ऑफ दिस चैप्टर। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा थ्योरी में इस चैप्टर से। क्लियर? प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी रन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10
मतलब अप टू आई थिंक 23rd क्वेश्चन तक वी हैव डन। हमने 23rd तक तो एक भी क्वेश्चन बीच में स्किप नहीं किया एंड हमने एक एक क्वेश्चन 23rd तक सारा करा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 23rd तक वी हैव डन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 31। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 करवा देता हूँ। पेज नंबर इज 57 ऑफ योर बुक्स। आ जाइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 36 तक आज का मेरा टारगेट है और मैं आपको बहुत सारा आज होमवर्क भी दूंगा। एंड कल इस चैप्टर का लास्ट डे रहेगा एंड परसों हम इसको पूरा का पूरा चैप्टर जो भी हमने किया, चैप्टर नंबर 2, हम पूरा फास्टली रिवाइज कर लेंगे जितना भी हमने पूरा चैप्टर किया। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं आपको बताता जाऊंगा, हाँ इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट थी, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट थी, जैसे मैंने लेक्चर 1 to 4 के क्विक रिविजन में करवाया था। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। या टुडे इज द लास्ट सेकंड डे ऑफ दिस चैप्टर। चलिए, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करनी है आपको लिफो, फिफो एंड वैक मेथड के अंदर। ये कुछ आपको पार्टिकुलर्स दे रखे हैं एंड आपको यहाँ पर लगाना है फिफो मेथड, लिफो मेथड एंड वैक मेथड। ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि क्या मेथड्स में डिफरेंस है, क्या कैसे क्या करना है। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, बेस क्वेश्चन। यस, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपका फिफो मेथड से सॉल्व करवाना मैं सिखाता हूँ। फिफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले सामान आया मेरा, पहले मैं उसे निकाल लूंगा, फिर जो सेकंड में आया पहले उसे निकाल लूंगा। जबकि लिफो इज उल्टा। लिफो का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो लास्ट में आया पहले उसे निकाला जाएगा। ठीक है, और वैक हमने ऑलरेडी डन कर लिया है। मैंने वैक आपको ऑलरेडी समझाया था, एक क्वेश्चन हमारा आया था उसमें भी हैव ऑलरेडी डन वैक मेथड। चलो सबसे पहले फिफो करते हैं। सो सेम वैक वाला ही जैसे हमने बनाया था फॉर्मेट, वैसे ही बनाना है आपको। डेट, पार्टिकुलर्स, रिसिट्स, इश्यूज, बैलेंस। रिसिट्स में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। आई विल स्क्रीन आउट शॉर्ट कर देता हूँ मैं स्क्रीन का साइज, सो डेट कि आपको सारी चीजें कन्वर्जली दिखती रहे। मतलब ये जो भी चीजें इन्होंने दे रखे हैं ना पार्टिकुलर्स, आपको वो भी क्लियरली दिखते रहे। चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जैन को हमें बैलेंसिंग फिगर दे रखी है, तो बैलेंस दे रखा है तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 10,000 इज द ओपनिंग बैलेंस एंड हमें अमाउंट गिवन है 20,000, तो हम अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे एंड इसको इससे डिवाइड करके वी विल गेट द रेट। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट डेट हमारे पास क्या आता है? जैन के बाद हमारा जैन 10 आ रहा है। जैन 10 को हम परचेज कर रहे हैं 5,000, तो 5,000 यहाँ लिखा, अमाउंट इज 12,000, रेट आ गया। एंड देन बैलेंस, बैलेंस में मैंने बताया अगर रिसिट्स का होगा तो हम एड ऑन कर देते हैं, तो 10,000 प्लस 5,000 वी विल गेट 15,000। ऐसा नहीं करना, वो वैक के अंदर करते हैं, लेकिन लिफो और फिफो के अंदर हम अलग अलग चीजें लिखेंगे। मतलब ये वाली जो लाइन है ये एज इट इज की एज इट इज हम दोबारा उतारेंगे, बिल्कुल एज इट इज की एज इट इज। और ये वाली जो लाइन है ये हम एज इट इज नीचे की तरफ उतार देंगे। ठीक है, वैक की तरह मत करना प्लीज, दोनों को ऐड करके लिख दिया, वो वैक में होता था, यहाँ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 15 को इशू कर रहे हैं 14,000। अब 14,000 इशू कर रहे हैं। अब फिफो का मतलब ही क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो पहले क्या आया है? ये चीज, ऊपर वाली चीज पहले आई थी ना, देन नीचे वाली चीज आएगी। तो पहली चीज आई थी तो पहले जाएगी। मेरे को कितनी इशू करना है? 14,000 यूनिट्स आई हैव टू इशू। तो 10,000 यूनिट्स मैंने यहां से पहले वाले से ले ली। ठीक है, एंड 4,000 नीचे वाले से ले ली। एंड रेट्स आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल सेम टू सेम रेट्स लिए हैं। एंड अमाउंट दोनों को मल्टीप्लाई करके वी विल गेट द अमाउंट। और बैलेंस कितना बचेगा? 5 माइनस ऊपर वाला तो पूरा इरेज हो गया क्योंकि मैंने पूरा का पूरा इश्यू कर दिया। नीचे वाला 5 माइनस 1, 1,000 बचा। 1,000 into 2.4 वी विल गेट द आंसर। या आई थिंक ये वाला स्टेप से आपको अब क्लैरिटी आ गई होगी जिसने पहली बार कर रहे हैं। चलिए थर्ड फैब को परचेज कर रहे हैं 20,000। सो यहाँ रिसिट्स में आएगा 20,000, 55,000 अमाउंट में यहाँ से रिसिट आ गया। फिर आपको क्या करना है? बैलेंस तो है ही, अब इसके नीचे लिख देंगे, बिल्कुल क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड फैब के बाद वी हैव फैब नंबर 8। इशू हो रहा है 6,000 यूनिट्स का, तो 1,000 यहाँ से इशू करेंगे, 5,000 नीचे वाले से लेंगे एंड बैलेंस बचा 15,000। सिमिलरली 10th मार्च को वी हैव सेम परचेज हो रहा है, सो हमने नीचे बैलेंस लिख दिया। 31st मार्च को, सॉरी 15 मार्च को हमारा इशू हो रहा है 22,000 का, सो 15 ऊपर से ले लिया एंड रिमेनिंग 7 नीचे वाले से ले लिया एंड बैलेंस बच गया 3,000। दिस वन, सो योर क्लोजिंग स्टॉक विल बी 9,000। चलिए
अब मैं आपको सिखाता हूँ अंडर द लीफो मेथड। सो लीफो में भी वही काम होना है, लेकिन उल्टा काम होगा। अभी हम ऊपर ऊपर से सब्ट्रैक्ट करते जा रहे थे इश्यूज में जाने के लिए, अब नीचे नीचे से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। सो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेम है। फिर इधर परचेज हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम जा रहा है। अब इशू में आप ध्यान से देखना। सो यहाँ हम इशू कर रहे हैं 14,000, तो 5,000 पहले मैं नीचे वाला पूरा कंज्यूम करूंगा, फिर मैं ऊपर वाले से लेस करूंगा, मतलब उसका बिल्कुल फीफो का उल्टा। दैट्स द लीफो। थर्ड को मैं परचेज कर रहा हूँ, सिमिलरली 8 को मैं इशू कर रहा हूँ, तो मैं पहले नीचे का इस्तेमाल करूंगा, ये 20,000 में से पहले। या सिमिलरली आगे वाली चीज सेम है, एंड यहाँ से मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, दोनों को ऐड करके आप सॉल्व कर सकते हैं आई थिंक। एंड वैक मैं नहीं करवा रहा, वैक इज योर सेल्फ डन थिंग, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। वैक बिल्कुल सिंपल है, आप वैक अपने आप कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल श्योरली ट्राई टू गिव योर रिप्लाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इज प्राइस स्टोर लेजर का ही क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस को हम प्राइस स्टोर लेजर के नाम से जानते हैं, लिफो फिफो बैक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले तो यहाँ पर कह रहा है प्राइस स्टोर लेजर बनाना। The following are the details of the receipts and issues of material in a manufacturing company. ये हमें receipts की डिटेल दे रखी है, हमें issues की डिटेल दे रखी है। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। There were 1500 kgs in stock on 1st April 2014। कह रहा है ओपनिंग स्टॉक हमारा 15,000 kgs का है, 1500 kgs का है, जिसकी वैल्यू 4.8 पर kg है। That's the rate is given। इश्यूज हमारा वैक के बेसिस पे हो रहा है। स्टॉक वेरीफायर्स ने कहा कि एक शॉर्टेज हुई है 80 kg की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है शॉर्टेज हुई है 80 kg की, 31 मई 2014 को शॉर्टेज हुई है 80 kg की, एंड 60 kg की शॉर्टेज हुई है ऑन 30 जून 2014। तो 31 मई एंड 30 जून को इस प्रकार से शॉर्टेज हो रही है, ये स्टॉक वेरीफायर बता रहा है हमें। शॉर्टेज जो है, शॉर्टेज का अब आप रीजन ध्यान से देखना, ये रीजन से ही आपकी नैया पार लगेगी। रीजन ध्यान से देखना, रीजन वो कह रहे हैं इन्फ्लेटिंग द प्राइस ऑफ रिमेनिंग मटेरियल एज एन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज। मतलब आपका जो मटेरियल का प्राइस है वो कह रहा है वो इन्फ्लेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा प्राइस, इन्फ्लेटिंग द प्राइस ऑफ मटेरियल। ओके, सो अगर मेरा प्राइस इन्फ्लेट हो रहा है, सुनो, अगर इट वाज ड्यू टू शॉर्टेज हो रही है ड्यू टू इन्फ्लेटिंग द प्राइस, तो मैं रेट को कंसिडरेशन नहीं लूंगा। आई विल नॉट टेक रेट इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डूइंग द शॉर्टेज। दोबारा सुन लो, अगर मैं इन्फ्लेटिंग द प्राइस के कारण, दैट द इन्फ्लेटिंग द प्राइस इज द रीजन, तो मैं रेट को कंसिडरेशन में नहीं लूंगा। और अगर तुम बताओ शॉर्टेज हो रही है, तो मैं उसे रिसिप्ट के कॉलम में लिखूंगा या इशू के कॉलम में लिखूंगा? सिंपल इशू के कॉलम में लिखूंगा, शॉर्टेज मतलब कम होना ना, एंड जो चीज कम होती है वो हम इशू में ही लिखते हैं, जो स्टोर से कम हो रहा है सामान। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैक के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है आपको। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1500, रेट इज 4.8, हमारी अमाउंट आ गई। देन यू कैन सी 4th अप्रैल को हमारा इशू हो रहा है 100 का, सो 1500 माइनस 100 400 एंड दिस माइनस दिस यहाँ आएगा, एंड दोनों को डिवाइड करके वी विल गेट द रेट। ठीक है, आई थिंक आप बैक का निकालने का तरीका भूले नहीं होंगे। सिमिलरली 10th को आपका रिसिट हो रहा है, ये मैं जस्ट ओवर गो थ्रू करवा रहा हूँ जो रिसिट इशू वाली चीज है। मैं शॉर्टेज इज द मेन थिंग इन दिस क्वेश्चन, तो जो नॉर्मल थिंग्स है मैं एक बार बस ओवरव्यू दे देता हूँ, आप हाथ से ट्राई करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, 20th अप्रैल को अगेन रिसेट हो रही है, डायरेक्टली सिंपल है ये चीज। 24th अप्रैल को इशू हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर 5th मई को रिसेट हो रहा है, 10th मई को इशू हो रहा है, 17th मई को रिसेट हो रही है, 25 मई को रिसेट हो रहा है, 26 मई को इशू हो रहा है। देन 31 मई की तारीख आती है। 31 मई को यहाँ कह रहा था शॉर्टेज हो रही है 80 kg की, मेन आपको इस लाइन पे फोकस करना है। 31 में शॉर्टेज हो रही है, तो शॉर्टेज देखो इसने बिल्कुल इश्यूज में लिखा है वो 80 kg का जो शॉर्टेज हो रहा है, एंड इसने रेट में कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर रीजन इज इन्फ्लेटिंग द प्राइसेस ऑफ रिमेनिंग मटेरियल, सो रेट को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, तो इसलिए इसने यहाँ पर डैश टेस्ट लगा रखा है। जस्ट आपको 2500 माइनस 80 करके यहाँ चीज लिखनी है, एंड 12704 माइनस 0 12704 ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 30 जून की, तो वो भी इसने बस खाली यहाँ लिख रखा है। यू कैन सी शॉर्टेज को हमने यहाँ इशू की तरह रिकॉर्ड कर रखा है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं है, क्योंकि पॉलिसी की कंपनी है कि वो इन्फ्लेट कर रही है ना द प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक। दैट्स व्हाई वी हैव नॉट रिटर्न एनीथिंग इन द इशू इन द अमाउंट साइड। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 33।
अब यहाँ देखो रीजन ऑफ शॉर्टेज यहाँ बता रखा है, शॉर्टेज इज ट्रीटेड एज ओवरहेड 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 ओवरहेड। अब यहाँ पर अमाउंट कंसिडरेशन में आएगा, यस अब यहाँ पर मैं अमाउंट बिल्कुल लूंगा, जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऊपर और ये जो क्वेश्चन नंबर 32 और 33 में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 में वो कह रहा है कि जो शॉर्टेज है वो इन्फ्लेटिंग द प्राइस के कारण है, यू हैव टू कंसीडर द शॉर्टेज इज इन्फ्लेटिंग द प्राइस। जबकि क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है जो शॉर्टेज हुई है इज चार्ज एज ओवरहेड, सो ओवरहेड की तरह चार्ज करेंगे तो डेफिनेटली वी विल नॉट टेक इट इन द अमाउंट कॉलम। ठीक है, चलो स्टोर लेजर ओपनिंग स्टॉक आप लिखेंगे सबसे पहले, ओपनिंग बैलेंस 200 एंड यूनिट इज 10, सो मल्टीप्लाई किया अमाउंट में आ गया। देन फिफ्थ को आपने अगेन रिसेट किया, मैं जस्ट टेंथ वाला बता, टेंथ वाला देखो, अच्छा यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें, एक मिनट रुको, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन तो थी कि शॉर्टेज को विल बी ट्रीटेड एज ओवरहेड, दैट्स द थिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पर ये वाली लाइन जरूर पढ़ो जिससे पहले वाली लाइन है। क्या कह रहा है इधर, इश्यूज अप टू 10 अप्रैल 2014 विल बी प्राइज्ड एज लिफो, मतलब जो ये 10 अप्रैल तक है, यहाँ तक के जो इश्यूज हैं, यहाँ तक जो भी इशू होगा वो वहां यहाँ तक के इश्यूज के लिए हम लिफो मेथड फॉलो करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करेंगे, वी विल फॉलो लिफो मेथड up to 10th April 2014 and from 1st April 2014 हम उसे FIFO की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब यहाँ से आगे तक हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, we will follow FIFO method instead of LIFO method। चलो देखते हैं कैसे करने हैं, क्वेश्चन मैं करवाई देता हूँ पूरा आपको। ओपनिंग बैलेंस 200 into 10 वही चीज हमने लिखी, देन इसके बाद फिफ्थ में हमें 250 यूनिट्स है, कॉस्टिंग हमारा दे रखा है 2000 to 250 और कॉस्टिंग 2000, हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, वैसे लिफो ही कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो ये सेम ही है। देन रिसेट अगेन हुआ है, ये तीनों की तीनों चीजें नीचे लिख दी ऐसे ही करके। देन इशू कर रहे हैं 100, अब इसने कहा लिफो मेथड फॉलो करने इस डेट तक, तो नीचे से हम लेंगे, मतलब यहाँ से लेंगे, यस तो इसलिए आप देख सकते हो ऊपर वाली दोनों सेम चीजें हैं, यहाँ 50 है। देन अगेन रिसेट हो रहा है, देन 20th को आप देख सकते हो शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज में 10 हमने यहाँ लिखा एंड शॉर्टेज 10 लिखा, लेकिन यहाँ पर हम ओवरहेड ट्रीट कर रहे हैं तो यस अमाउंट भी फर्क आएगा, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर अमाउंट में फर्क आ रहा है तो 10 ले रहे हैं। 10 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पर FIFO मेथड फॉलो कर रहे हैं और इश्यूज जो होते हैं वो हम यहाँ से लेंगे, तो ये 10 है ना, इसका रेट इज 10, FIFO मेथड फॉलो कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ से 10 इसलिए इधर मैंने 10 कंसिडर किया। क्लियर, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। रिसेट कर रहे हैं 60 का, 60 इज रिसेट एंड 400 का इशू कर रहे हैं, तो 400 का इशू ऊपर से कर रहे हैं अब हम इस केस में, ये देखो 190 यहाँ से ले रहे हैं एंड देन इधर से 210 ले रहे हैं in order to get 400 issues and remaining will be the balance, और इन तीनों को ऐड, इन चारों को ऐड कर दीजिए, you will get the closing stock। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 34 I want to give you a question to try, क्योंकि आज आई थिंक एक भी हमने क्वेश्चन ट्राई नहीं किया ना, आपने एक भी क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, तो क्वेश्चन नंबर 35 आई विल गिव यू फॉर ट्राई, आप इसको ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 34 को एंड आई विल गिव यू 4 मिनट्स, 4 मिनट में आपको पूरी दूंगा क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. One thing I want to mention in question number 35, there is something कुछ printing error है इस क्वेश्चन में, आप 2 लाइंस प्लीज इस क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा। गिवन क्लोजिंग स्टॉक, इस क्वेश्चन में 2 लाइंस प्लीज ऐड कर लीजिए। गिवन, मैं लिख भी देता हूँ, गिवन क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक है ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज
जिसको राइटिंग समझ नहीं आ रही आप वर्बली भी सुन सकते हैं. गिवन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 2310 यूनिट्स. 2310 यूनिट्स. एंड ओपनिंग स्टॉक इज, और ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन ऑफ रॉ मटेरियल इज 2100 यूनिट्स. अगेन मैं रिपीट कर देता हूं. Closing stock of raw material is 2310 units and opening stock is 2100 units. This is printing error in this question. Now again try. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways, and we'll go. Okay, I think आपने ट्राई किया होगा ये सॉल्व करने के लिए. So let's see कि क्या कैसे क्या होना है इसमें. Let's read the question. AC Limited process कर रहा है प्रोडक्ट EMM बना रहा है using the raw material REX to produce 1 unit of EMM. मतलब प्रोडक्ट इज EMM and raw material is REX. एक यूनिट प्रोडक्ट की बनाने के लिए, EMM is the product ना, एक यूनिट प्रोडक्ट की बनाने के लिए 0.8 kg of REX is required. So 0.8 is your input and 1 is your output. ठीक है. As per the sale forecast conducted by the company, it will be able to sell 45,600 units of product. So this is annual demand of the product ना, annual demand of finished good. So आप देख सकते हो यहाँ से हमारे पास annual demand of finished good is 45,600. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. ओके, चलो आगे चलते हैं. ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट EMM. EMM का मेरे को ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3150 यूनिट्स. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन. अब याद करो ओपनिंग स्टॉक को, याद आया कुछ? एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, ओपनिंग स्टॉक दे रखा था. यस, ये सेल्स दे रखे तो हमें प्रोडक्शन निकालनी पड़ेगी. तो प्रोडक्शन निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक को लेस करना पड़ेगा. बिल्कुल, तो ये सेल्स दे रखे 45,600, उसमें से ओपनिंग स्टॉक को लेस करना पड़ेगा. क्लियर? And closing stock is given also of the is equal to 1 month of sale forecast. तो जितनी सेल है ना उसका एक महीने के हिसाब से निकाल लो. मतलब 45,600 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा.
हम ओपनिंग स्टॉक को लेस कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को डेफिनेटली ऐड करेंगे, ठीक है। सो वी विल गेट द प्रोडक्शन। अब मेरे को निकालना है एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर्मूला बताओ, एनुअल प्रोडक्शन इनटू में इनपुट बाय आउटपुट, इनपुट इज 0.8 एंड आउटपुट इज 1 ना। फिर इसके बाद मेरे को एनुअल परचेज निकालना पड़ेगा। सिमिलरली एनुअल परचेज में भी वही काम है, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये मैंने आपको ऐड ऑन करवाई थी ये दो चीजें ना, 2001 एंड 2310। सो ये चीज ली हमने एंड वी विल गेट द एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आई थिंक यहाँ पर दिक्कत आई होगी तुम सबको सॉल्व करने में ये वाली सारी चीजें को। सो एक बार ये मैं ऐसे करवा भी चुका हूँ ओपनिंग स्टॉक वाला क्वेश्चन, तो आई थॉट थोड़ा आपने उधर से माइंड लगाया होगा वो जो ओपनिंग स्टॉक वाला क्वेश्चन किया था। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 240, स्टोरेज कॉस्ट इज 2%, इंटरेस्ट रेट इज 10%। तो दोनों की दोनों ही हमारी कैरिंग कॉस्ट बन जाती है, स्टोरेज एंड इंटरेस्ट रेट। तो टोटल बन के 12% आपका हो गया। तो 12% ऑफ 25 विल बी योर कैरिंग कॉस्ट। देख सकते हो 12% ऑफ 25 एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट डायरेक्टली गिवन थी। EOQ का फॉर्मूला लगाया एंड वी विल सॉल्व। आंसर ऑफ EOQ इज 2440, ठीक है। टोटल कॉस्ट एज पर EOQ पूछ रहा था, टोटल कॉस्ट निकालनी है एज पर EOQ एंड टोटल कॉस्ट चलो निकालते हैं एज पर EOQ। टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल मटेरियल कॉस्ट, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट, ठीक है। एनुअल डिमांड कितनी दे रखी है, गिवन है इन द क्वेश्चन। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एनुअल डिमांड ना, कितनी दी एनुअल डिमांड, ये रहा 37210। क्वांटिटी पर ऑर्डर जी, क्वांटिटी पर ऑर्डर मेरे को बताइए कितना है, EOQ कितना है 2440। नंबर ऑफ ऑर्डर आया, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। एवरेज इन्वेंट्री निकाल लिया क्वांटिटी पर ऑर्डर को 2 से डिवाइड करके। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ये रहा, यहाँ से हमारे पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गया। एनुअल डिमांड ये रही, इनटू में परचेज प्राइस इज 25, यू विल गेट द मटेरियल कॉस्ट, इन सबको ऐड किया, यू विल गेट द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। चलिए आगे चलते हैं। कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। आपको निकालना है रीऑर्डर लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। चलो निकालते हैं रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम लेवल। फॉर्मूला ऑफ रीऑर्डर लेवल इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम ना। ओके, मैक्सिमम you can see maximum usage is given 150 kg and maximum lead time कितना निकालेंगे। देखो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लीड टाइम इज 6, मतलब मैक्स माइनस मिनिमम इज 6 एंड एवरेज इज 8। एवरेज का फॉर्मूला बताओ, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम इज इक्वल टू 16 एंड मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज इक्वल टू 6। तो दो इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई और इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मिनिमम से मिनिमम कैंसिल हो गया प्लस माइनस चीज करके। तो 2 मैक्सिमम लीड टाइम इज इक्वल टू 22 डेज। सो मैक्सिमम लीड टाइम मेरे को 11 डेज मिला एंड पुटिंग मैक्सिमम लीड टाइम इन द इक्वेशन आई विल आल्सो गेट द मिनिमम लीड टाइम, ठीक है। जस्ट मेरा मैक्सिमम कंजम्पशन एंड मैक्सिमम लीड टाइम मेरे को दे ही रखा है, आई विल गेट द रीऑर्डर लेवल एंड मैक्सिमम लेवल के लिए ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम होता है। ROL हमने निकाल ही लिया था, ROQ हमारा निकला हुआ है, दैट्स अवर EOQ, we will also get this। चलो आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, क्या कंपनी प्लेस करेगी ऑर्डर 7500 kg का तो उसे 2% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर 7500 kg का अगर ऑर्डर प्लेस करती है तो क्या ऑफर एक्सेप्ट करना है। सिंपल कंपेयर कर लो EOQ के साथ, यू विल गेट द आंसर। सो EOQ तो हमने पूरा निकाल ही रखा है ना, ऊपर निकाल लिया था, इसलिए इसने खाली डिस्काउंट निकाल दिया। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल डिमांड 37210 है, ये रही एनुअल डिमांड, निकाल ली थी हमने, ये रहा 37210। दिस इज अवर एनुअल डिमांड, दिस वन, यस एनुअल डिमांड है हमारे पास। क्वांटिटी पर ऑर्डर 7500, वी विल गेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 240, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 12% ऑफ परचेज प्राइस, परचेज प्राइस हमारा कम हो जाएगा डिस्काउंट लेस करके। टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गया, एनुअल डिमांड इनटू परचेज प्राइस, हमारे पास टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गया, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल लिया। अब ये इतना आ रहा है तो कंपनी को गो अहेड करना चाहिए विद ऑर्डरिंग 7500, क्योंकि इधर से कॉस्ट कम आ रही है ना, यस कॉस्ट कम आ रही है। EOQ पे मंगवा रहे थे तो कॉस्ट बन रही थी 9,37,570, डिस्काउंट पे मंगवाने पे 9,23,861 है, तो डिस्काउंट पे कॉस्ट कम पड़ रही है, तो कंपनी को अपने ऑर्डर से डिस्काउंट पे जाना चाहिए, ठीक है। आई होप मैक्सिमम लोगों का ठीक होगा, या जो भी फंसे होंगे तो इस वाले पार्ट में जरूर फंसे होंगे सारे के सारे, एंड ये वाला पार्ट गलत तो सारा क्वेश्चन ही गलत। और ये कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था ओपनिंग स्टॉक वाला, तो थोड़ा सा आपको ब्रेन अपना लगाना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर अप्लाई हो रहा है,
बाय प्रैक्टिस यू विल गेट टू नो दिस थिंग्स ना। चलो क्वेश्चन नंबर ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 36, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एंड देन आई विल गिव यू सर्टेन होमवर्क, और कल हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। जो भी बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं मैं आपको कल सारे करवा दूंगा। और आई विल ऑल्सो अपलोड अ सेपरेट वीडियो फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। मैं स्टडी मटेरियल से आपको पूरा चैप्टर एक बार गो थ्रू करवा दूंगा। वैसे हमने सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कवर कर लिए होंगे, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए, या जो खाली स्टडी मटेरियल को भी अगर पेपर के समय रिवाइज करने के लिए रेफर करेंगे तो उनके लिए भी बेटर रहेगा वो वीडियो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36। अ कंपनी हैज अ ऑप्शन टू प्रोक्योर अ पर्टिकुलर मटेरियल। एक कंपनी है, उसको पर्टिकुलर मटेरियल चाहिए दो सोर्सेस से। सोर्स वन जो है वो एश्योर करता है कि डिफेक्टिव जो है वो 2% से ज्यादा नहीं होने चाहिए सप्लाइड क्वांटिटी के। सोर्स टू जो है वो कोई ऐसे एश्योरेंस नहीं दे रहा। देखो सोर्स वन तो यहाँ पर एश्योरेंस दे रहा है, दो सोर्सेस से मंगवा रहा है मटेरियल। सोर्स वन ये एश्योरेंस दे रहा है कि डिफेक्टिव 2% से ज्यादा नहीं होंगे। सप्लाइड मटेरियल जितना है हमारा 2% से ज्यादा डिफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। मतलब सपोज I will buy from the two websites like Amazon and Flipkart. Let's just मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। Amazon वाला कहता है कि 2% से ज्यादा हमारे माल में कुछ डिफेक्ट नहीं मिलता, जबकि फ्लिपकार्ट कोई इस तरह का लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे रहा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ दे आर ऑल काल्पनिक एग्जाम्पल है, कोई रियल में इनसे कोई लेना देना नहीं है इन एग्जाम्पल्स का रियल लाइफ से। सोर्स टू डज नॉट गिव एनी एश्योरेंस but on the basis of past experience of supplies received from it. सोर्स टू कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा, लेकिन कह रहा है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, जो सप्लाई वाला पास्ट एक्सपीरियंस है, वो कह रहा है कि डिफेक्टिव की परसेंटेज 2.8% रहती है। ठीक है, मटेरियल इज सप्लाइड इन लॉट्स ऑफ 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स के लॉट में बेचे जाते हैं मटेरियल। सोर्स टू सप्लाइज द लॉट एट अ प्राइस विच इज लोअर बाय 100 एज कंपेयर टू सोर्स वन। सोर्स टू 100 रुपए कम देता है एज कंपेयर टू सोर्स वन सामान। डिफेक्टिव मटेरियल जो है अगर उसे रेक्टिफाई कर लिया गया तो उसकी कॉस्ट, रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट लगेगी 5 रुपए प्रति यूनिट। जितना डिफेक्ट होगा उसको रेक्टिफाई करने की कॉस्ट इज 5 रुपीज पर यूनिट। सो यू हैव टू फाइंड आउट कौन सा सोर्स ज्यादा इकोनॉमिकल है, मतलब कौन सा सोर्स ज्यादा चीप है, कौन सा सोर्स ज्यादा सस्ता है। तो चलो कंपेयर करते हैं दोनों को। सबसे पहले अगर मैं यूनिट्स सप्लाइड की बात करूं, दोनों से मैं हजार यूनिट्स मंगवा रहा हूँ, 1000 यूनिट्स की सप्लाई कर रहा है ना लॉट्स में। डिफेक्ट्स की बात करूं तो सोर्स वन में 2% एंड सोर्स टू का पास्ट एक्सपीरियंस इज 2.8%। तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आ जाएंगे 1000 इंटू 2% 20 डिफेक्ट्स। सोर्स टू में 1000 इंटू 2.8 28 डिफेक्ट्स। रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कितनी है हर डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने की? 5 रुपए। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 और 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया 100 एंड 28 को 5 से मल्टीप्लाई किया 140। अच्छा, मैंने बताया था सोर्स टू जो है वो आपको 100 रुपए सस्ता सामान दे रहा है। सोर्स टू सप्लाई द 100 रुपीज कम पे दे रहा है, तो सेविंग हो गई परचेज प्राइस में सोर्स टू के अंदर, तो उसको लेस कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास नेट कॉस्ट निकल के आ गई। तो आप बताओ कौन सा चीज सस्ती है? सोर्स टू सस्ता है, तो सोर्स टू इज मोर इकोनॉमिकल। सो दैट्स द सिंपल क्वेश्चन। सिंपल था ये क्वेश्चन ना, बिल्कुल। चलो नाउ लेट्स गिव सम एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। सो ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपकी। ये क्वेश्चंस आपके जो अभी ऊपर हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं ना सारे क्वेश्चंस में, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं। सो यहीं से आपका होमवर्क आज का बनेगा। एंड मैं होप करूंगा कि आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और कल मैं इन्हें फास्ट मैनर में डिस्कस कर देंगे कि क्या कैसे क्वेश्चन में क्या हो रहा है। 37 क्वेश्चन इज योर होमवर्क। मैं एक क्वेश्चन करके मूव फॉरवर्ड करता चाहता हूँ। 37 क्वेश्चन इज योर होमवर्क। आप प्लीज आंसर्स मत देखना, just try to solve the question ना। 38 question is also your homework। 37 question homework है, 38 question हमारा homework है। 39th question is also your homework। This is based on ABC analysis। question number 1 and question number 11 and 12 में हमने किया था ABC analysis। question number 40 अभी मत करना, this is not your homework। ये आपका homework नहीं है, ये अभी मेरे को concept करवाना है स्टॉक आउट का, ठीक है? ये क्वेश्चन होमवर्क नहीं है। Then the next question is question 41 is definitely your homework। ये प्राइस वैल्यूएशन के ऊपर है, बेस्ड है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 42 is also your homework। ये प्राइस उस पे बेस्ड है, प्राइस वाला लिफो फिफो वैक, उन पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 is also your homework। ये भी आपका प्राइस टू लेजर पे बेस्ड है क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 44 अभी नहीं करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है एंड दिस इज ऑल्सो स्टडी मैथ क्वेश्चन, तो मैं इसे क्लास में पूरा अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा। मेरे आई थिंक 15 मिनट्स तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने में, 44 को कल सॉल्व करने में निकल जाएंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कौन से आपके क्वेश्चन होमवर्क है। देखो, जो ये एडिशनल प्रैक्टिस वाला है ना, ये एडिशनल प्रैक्टिस वाला जो कॉलम है, ये क्वेश्चन नंबर 37 से आपका शुरू है, ये एडिशनल प्रैक्टिस वाला। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 44, इन दो क्वेश्चन को छोड़ के रिमेनिंग आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, एक्सेप्ट क्वेश्चन 40 एंड 44 यू विल हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, so that's all for today. Thank you for your patient listening, and please subscribe to the channel for more updates. And if you have any of the doubts regarding the material costing chapter and regarding introduction to cost and management accounting chapter, you can mention that in the comment box. I will surely give reply to your queries. Thank you all.